आपने एनकाउंटर किया आज तक? आर्मी भर्ती इसलिए हुई थी। और ऐसा मतलब इमोशंस नहीं हुआ जब मार दिया मैंने किसी को या कुछ ऐसा? द वॉर हैज़ बिकम मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। ड्रोन से तो बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, कितने सारे बॉम्ब गिराए हैं। और भारत में हम कितना % टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं? आई मे बी रॉन्ग, मैं जो कंपैरिजन ला रहा हूँ। अब कोई कसाई है, अब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या फिर? आपके पास कभी ऐसे ऑर्डर आते हैं कि इसकी टांग में गोली मारना और इसको जिंदा लेके आना है, हाथ पैर पे गोली मारना, ऐसा कुछ आया है कभी आपके पास? इतना मौका क्यों देना किसी को? जब ऐसे कोई मूवमेंट होते हैं एकदम से तो सब अलर्ट हो जाते हैं। सबकी वो एक मसल मेमोरी में है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ, तो सब अपने वेपन ढूंढते हैं पहले। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली हाँ, अपना हम वेपन ही रख के सो रहे होते हैं अपने पास। 1 नंबर करने जा रहे हैं, 2 नंबर करने जा रहे हैं, वेपन साथ में जाएगा, चाहे पानी लेके मत जाओ। भाई बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि हम नक्सली से पूछ रहे हैं कि पार्टी किस तरफ आई थी और पीछे से घूम के उसने फायर कर दिया हमारे ऊपर। क्या चीज़ मुश्किल है, गोली खानी या फैमिली से दूर रहना? आपने किसी पॉलिटिशियन को सर्व किया अभी तक? हाँ, डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, जो अभी करंट डिफेंस मिनिस्टर हैं, अपने यूपी सीएम हैं, उनको किया है मैंने काफ़ी लंबे टाइम। पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब फायर हुए 5 राउंड तो टी की आवाज़ आती है ना कान में, वो सीटी से बज रही होती है, तो एटलीस्ट आई कैन रिमेंबर कि अगले दिन तक तो बज रही थी। आपने वो एनिमल मूवी देखी है? उसमें गन देखी है? हाँ, मल्टी बैरल गन है वो। हाँ। आपने चलाई है कभी ऐसी कोई गन? ये इन्फॉर्मेशन कभी भी टीवी पे टेलीकास्ट नहीं की जा सकती क्योंकि परमिशन ही नहीं है। हमने इस पॉडकास्ट के ऊपर बुलाया है राज शहरौन को, जो कि एक्स कोबरा कमांडो हैं। उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बताया कि जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं अपने दुश्मन को मारने के लिए, वो इंडियन आर्मी किस तरीके से डिज़ाइन करती है, बनाती है, कौन कौन से वेपन इस्तेमाल करती है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो तो आपको ये देखना और जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारी आर्मी किस तरीके से लड़ती है, किस तरीके से काम करती है, क्या वेपन इस्तेमाल करती है और कितने लोग शहीद हो जाते हैं। उनकी भी ऐसी कहानियाँ जो आपको एक्चुअल में कभी पता नहीं चलेंगी टीवी के थ्रू, जो कि हमने इस पॉडकास्ट के अंदर कवर करा। अगर आप लोगों को जानना है तो पॉपकॉर्न लेके बैठिए अपनी फैमिली के साथ और इस पॉडकास्ट को शुरू से लेके एंड तक देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। राज भाई, वेलकम टू द डीडी शो। और ये मेरा पहला एपिसोड होने वाला है कि मैं एनएसजी कमांडो के साथ कर रहा हूँ। भाई, इफ दिस इज़ द केस देन आई एम ऑनर्ड। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी हियर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप कैसे हो? आई एम ऑल गुड एंड परफेक्टली फाइन एंड आई थिंक सेम गोज विद यू ऑल्सो। या आप सोच नहीं सकते, हम जब इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना क्वेश्चंस, तो हम बहुत एक्साइटेड थे। और मतलब शायद आपको हमारे क्वेश्चन बच्चों वाले लग सकते हैं क्योंकि हमारे लिए तो बहुत क्यूरियस वाली चीज़ है कि कहाँ गोली चली, कैसे गोली चली, क्या कर रहे हैं, जैसे मूवी में दिखाते हैं वैसा है या कैसा है, रियलिटी क्या है। तो भाई मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहली बार गोली कहाँ चलाई? अच्छा, गोली चलाई। हाँ। ये जो गोली चलाने का एक्सपीरियंस था वो एकेडमी में मिला मुझे पहली बार, जब हम बेसिक ट्रेनिंग कर रहे थे अपनी। तो मुझे याद है कि हमारा इंसास एक राइफ़ल होती है, तो इंडियन राइफ़ल है, तो उससे फायर किया हमने। 5 राउंड फायर किए और हमें पूरे दिन पेल के रखा फायरिंग रेंज पर, चंपा बना के रखा। तो हमने 5 राउंड फायर किए और हम सुबह से लगे हुए हैं और शाम हो गई, 5 राउंड फायर हुए। और जब वो 5 राउंड फायर हुए थे उसके लगा लो एटलीस्ट 15 से 20 घंटे हमारे कानों में झनझन रही, क्योंकि जो फायर करते बिल्कुल कान हमारा पास में रहता है निशाना एम वगैरह करने के लिए। तो मुझे पता है कि पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब फायर हुए 5 राउंड तो टी की आवाज़ आती है ना कान में, वो सीटी से बज रही होती है, तो एटलीस्ट आई कैन रिमेंबर कि अगले दिन तक तो बज रही थी वो। सो पहला एक्सपीरियंस फायर करने का वहाँ पर आया, तो वहाँ पता लगा कि कैसे फायर होती है। मतलब ठीक है, उससे पहले हमारे ड्राई प्रैक्टिस वगैरह रहती हैं काफ़ी, वेपन को खोलना जोड़ना, कैसे फायरिंग हुई, कैसे एम करना है, वो सब कुछ। सो दैट इज़ द एक्सपीरियंस जो। भाई आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। जैसे आप कोबरा में भी रह चुके हो, आप एनएसजी में भी रह चुके हो, आप एक बार अपना एक्सपीरियंस बताइए। क्या क्या चीज़ें आपने करी, कहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ तक? ओके, सो आई विल स्टार्ट विद कोबरा। तो कोबरा में आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम ग्रेहाउंड्स एंड फ्रॉम कोबरा टू ट्रेन पीपल इन जंगल वॉरफेयर, गुरिल्ला टैक्टिक्स, उसमें है। तो मैंने कोबरा में अराउंड 1500 करीब लोगों को ट्रेन किया है इसी उसमें
टैक्टिस और यू कैन से कि जो जंगल वारफेयर वाला है। उसके बाद फिर मैं कोर्सेज़ मैंने ग्राउंड में कोर्सेज़ किए। एक जंगल वारफेयर का आर्मी का स्कूल है वारंगटे में, मिज़ोरम में, तो वहाँ पर ट्रेनिंग की मैंने। फिर आई गॉट अ कॉल फॉर पैरा प्रोबेशन ऑल्सो, बट सम ऑल्सो कुछ रीजंस की वजह से मैं जा नहीं पाया। तो वो था, ग्राउंड प्रोबेशन किया, वारंगटे किया, और यूनिट में दुनिया भर की ट्रेनिंग्स और चलता रहता है। हेली स्लिदरिंग, हेली इंसर्शन वगैरह, कैसे जंगल में ड्रॉप करेंगे, रात को कैसे ड्रॉप होगा, तो उस तरीके वो सब कुछ कोबरा में वो सब किया और ऑपरेशन वगैरह किए। उसके बाद देन आई गॉट पोस्ट ऑन डेपुटेशन टू एनएसजी। तो एनएसजी में आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 years विद आवर डिफेंस मिनिस्टर एंड यूपीसीएम एज अ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। उसके बाद देन आई गॉट पोस्टेड टू ट्रेनिंग सेंटर। तो ट्रेनिंग सेंटर एनएसजी का एक पार्ट है जहाँ पर सारी ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट होती है। इवन जैसे जब मैं एनएसजी गया था तो जो मेरा 3 महीने का प्रोबेशन था वो वहीं ट्रेनिंग सेंटर ही कराता है। तो इट्स लाइक अ होलसेल अथॉरिटी दैट डील्स विद द ट्रेनिंग। जो एडवांस ट्रेनिंग्स होती है वो अपना यूनिट अपने लेवल पर अलग देखती है, वो उसका रहता है। तो ट्रेनिंग सेंटर में क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोविजन के बाद वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट, वीआईपी सिक्योरिटी में 1.5 से 2 साल का टेनर काट के देन आई गॉट टू ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर में आई वाज इंस्ट्रक्टर फॉर कमांडो ट्रेनिंग, जंगल वारफेयर, अर्बन वारफेयर, वीआईपी सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल मैनेजमेंट, एवरीथिंग एंड टेक्निकल ड्राइविंग। तो इसमें मैंने करीब इन सब 4-5 कोर्सेज में मैंने अराउंड 2,500 करीब लोगों को ट्रेन किया है, जिसमें काफ़ी सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और डिग्निटरीज हैं। जैसे आई हैव ट्रेन द सीपीटी फॉर भूटानीज किंग, मालदीव्स प्रेसिडेंट की जो सीपीटी उसको ट्रेन किया है, सीएनएस और एयर चीफ की सीपीटी को, और काफ़ी सारे सीएम से उनकी सीपीटी को ट्रेन किया है मैंने। तो भाई आपने इतनी गोलियां चलाई हैं, चलती हुई भी देखी है, क्या होता है गोली लगने के बाद? मतलब क्या पूरा छिल जाता है, क्या होता है, आर पार हो जाती है, क्या होता है? डिपेंड करता है कि कौन सी गोली है, कितनी दूर से फायर हुई है, एंड किस साइड से लगी है, बाहर जा पाई नहीं जा पाई। तो जैसे स्नाइपर ने कोई गोली मारी, वो फाड़ देगी, पूरा छेद कर देगी, वो फिर उससे बचना इम्पॉसिबल है। लेट्स से कि शोल्डर में लग गई तो शोल्डर उखाड़ ही देगी वो, क्योंकि स्नाइपर के राउंड बहुत बड़ा होता है और हैवी होता है। उसकी गोली का साइज भी शायद इतना नहीं, वो तो एक्चुअली बुलेट छोटी होती है, ठीक है। जो पूरा वो होता है ना कि राउंड होता है, जिसको आप इतना बड़ा बता रहे हो, स्नैपर्स के जैसे मैग्नम लेपो का राउंड होता है, तो वो शायद आई थिंक इतना बड़ा होता है, तो उसमें बुलेट इतनी बड़ी होती है आगे। तो वो बुलेट है, वो लग गई तो वो बुरा हाल करती है। जितना बड़ा कैलिबर होगा बुलेट का उतना ज़्यादा नुकसान करती है। और जैसे अगर स्नाइपर ने मारा यहाँ से तो आराम पार हो जाएगी? हाँ, वो तो आराम पार नहीं, स्नैपर का राउंड आपको लगा है तो आर पार तो होगा ही होगा, आपको दूर फेंक भी देगा वो। हाँ, और अगर जैसे फॉर एग्जांपल बोन अड़ गई बीच में, वो तोड़ देगी, तोड़ के पार निकल जाएगी। तोड़ देगी वो। और जो शॉर्ट गन होती है, अनटिल अनलेस स्नैपर ग्राउंड बहुत ही दूर से आ रहा है, गलती जैसे लग गया तो बात लगा, अदरवाइज विद इन रेंज लाइक 1.5-2 किलोमीटर की रेंज में और फायर हुआ है तो वो फाड़ के चली जाएगी, वो उस टाइप से है शो। और जो छोटे आर्म्स है, लाइट से कि AK-47 हो गया या इंसास वगैरह हो गया, तो AK-47 का राउंड होता है 7.62 का mm का, जो उसकी चौड़ाई होती है, और जो इंसास है उसका होता है 5.56, तो वो थोड़ा पतला होता है। तो इनमें क्या होता है, डिपेंड करता है कि कितनी दूर से फायर आया है और कहाँ पर लगा है। हो सकता है कि एक ही की गोली फायर हुई है और वो बॉडी में रह जाए, क्योंकि स्नाइपर का जो राउंड है एक तो बड़ा है, प्लस उसमें थ्रस्ट बहुत आता है, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता है वो। तो आप देखेंगे कि जो अलग अलग तरह के राउंड्स होते हैं स्नाइपर के, कि एक नॉर्मल राउंड हो गया, प्लस में एंटी वो भी होते हैं मटेरियल वाले भी, जो लेट से किसी टैंक के ऊपर फायर करो तो टैंक के अंदर भी छेद कर देगा वो। क्या बात कर रहे हो? टैंक के अंदर? वही है कि अलग तरह के उनकी जो बैलिस्टिक होती है, जो राउंड्स की उसको एंटी मटेरियल बोलते हैं राउंड्स, वो अलग तरीके के राउंड्स होते हैं, डिज़ाइन शेप वही रहेगा, बट जो बुलेट का जो मटेरियल है वो अलग रहता है। तो इंसान तो कोई बचने की चांस ही नहीं बचते उसमें, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जैसे जो माउजर्स हो गई या पिस्टल्स हो गई, इनकी देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि शायद थोड़ा दूर से फायर करो तो शरीर के अंदर ही रह जाए। अच्छा, इनकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, बट ये कि अगर ढंग से मारा जाए तो ये भी फिर बहुत हैवी लॉसेस देती है, क्योंकि जब गोली जहाँ से पेनिट्रेट करती है वहाँ तो छोटा छेद रहता है, करेक्ट, और जब पीछे से निकलती है तो इट मेक अ वेरी बिग होल टाइप से फाड़ देती है पीछे से। गॉट इट। और जो AK-47 होती है उसका भी इम्पैक्ट तगड़ा होता है? हाँ, उसका राउंड भी बड़ा है, और मतलब आप ये देखो कि 2 फैक्टर हैं। एक तो राउंड का साइज, जो बुलेट जो सो कॉल्ड जो बुलेट
ट्रैवल कर रहा है, जो बॉडी को हिट होगा वो, प्लस वो कितना थ्रस्ट या एनर्जी कैरी कर रहा है। तो ये 2 मेजर फैक्टर आप लगा लो, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इम्पैक्ट होगा, वो है। राइट। मैं ना आपसे ना थोड़ा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि हॉलीवुड मूवी देखने का बहुत शौक है, और खासकर वो जो मिशन वाली होती है। Okay, और मैं बचपन से, हाँ, उरी जैसी हो गई, और बचपन से एक गेम खेलता हुआ बड़ा हुआ मैं, कॉल ऑफ ड्यूटी, तो बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ मैं उसका, वो बहुत गेम खेला मैंने। तो मुझे ना एक चीज़ जाननी है, जैसे अभी जैसे ट्रम्प वाला सीन था कि ट्रम्प को गोली मारी, राइट, इलेक्शन से पहले, तो जब पूरी जो टीम होती होगी ना, पूरी स्ट्रैटेजी बनाती होगी, यहाँ से ऐसे हुआ तो ऐसे कवर करेंगे, ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो ऐसे होगा, जैसे वो स्नाइपर था तो इसकी कोई प्लानिंग नहीं करी होगी उन्होंने, या कुछ ऐसा? देखो, आई विल टेक द केस ऑफ ट्रम्प वाला सीन। उसमें क्या था, देखो दोनों चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ हो सकता है कि किसी की मिली भगत हो, ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं। तो नाउ विल टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन सिनेरियो कि लेट्स से कि मैं किसी वीआईपी के साथ जा रहा हूँ, तो चीज़ें कैसे होती है। लेट्स से मेरे वीआईपी का प्रोग्राम है, तो ऐसा नहीं कि वो 5 मिनट पहले पता चला है, वो पहले से फिक्स्ड होता है। जब इतने इस बड़े लेवल का, बिकॉज गैदरिंग बड़ी है, तो उसके पहले से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि जो वीआईपी है कहाँ बैठेगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, किस किस से मिलेगा, स्टेज पे कौन कौन रहेगा, कौन कौन क्या क्या देगा, और कहाँ पर वो खड़ा होकर अपना लेक्चर या भाषण देगा, ठीक है। इस लेवल तक की डिटेलिंग होती है। ये हो गया वीआईपी वाली साइड में। नाउ कमिंग टू पब्लिक वाली साइड, तो वहाँ पर रहता है कि अलग अलग से एरिया मार्क करा रहता है कि हाँ लेडीज़ बच्चे आगे रहेंगे, जेंट्स पीछे रहेंगे, मीडिया का यहाँ पर रहेगा, जिसके पास जहाँ तक एक्सेस है वहीं तक रहेगा। एक्सेस कंट्रोल सिविल पुलिस है, जो भी अथॉरिटीज़ है एक्सेस कंट्रोल करेंगी, प्रॉपर फ्रिस्किंग होगा उनका, ठीक है। ये हो गया पब्लिक का। नाउ कमिंग टू हाई राइज, जो डोनाल्ड ट्रंप वाले केस में हुआ था कि भाई हाई राइज थी, वहाँ से शॉट आया था स्नाइपर का। तो जब मुझे पता है कि मेरे वीआईपी के पर्टिकुलर एरिया में वो है, कोई प्रोग्राम है, और देर आर सम हाई राइजेज, कुछ हैं एरिया जब मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ, तो उसमें क्या होता है कि सिविल पुलिस क्या करती है, और इवन अदर जो सिस्टर एजेंसीज हैं, दे डू सैनिटाइज द होल एरिया, और वहाँ पर एटलीस्ट 24 घंटे पहले पुलिस का डिप्लॉयमेंट या फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो जाता है, जिससे संदिग्ध चीज़ें ना हो, मतलब कोई मूवमेंट ना हो उस तरीके से। तो इस तरीके से पूरा वो किया जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिलिट्री के कपड़े पहन के आ जाऊँ या एनएसजी कमांडो के कपड़े पहन के आ जाऊँ, किसी को क्या पता चल रहा है? नहीं, हो सकता है कि मतलब ऐसा हो सकता है, बट थिंग इज़ दैट कि जब वो चीज़ें ऐसी होती हैं, लेट्स से मैं एनएसजी के उससे जा रहा हूँ, तो एक थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा है जो बंदा वहाँ डिप्लॉयड है कि भाई एनएसजी वाला बंदा आ क्यों रहा है यहाँ पर। कुछ कोड्स भी होते हैं बेसिकली, कुछ कोड्स भी दिए रखते हैं मिशन के लिए, अगर कोई मिशन है वो क्लासिफाइड है। अच्छा। अब लेट्स से कि मेरा जो रोल है, मेरा रोल इधर है, मेरा वहाँ पे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं, ठीक है, तो मेरा और कोई बंदा ऐसे वहाँ पे घूम रहा है, तो वो क्यों घूम रहा है? उरी मूवी में देखा था आपने, वो किचन में थे और फिर एकदम से वो वर्दी पहन के आ गए थे वो। हाँ, तो ऐसे आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल होता होगा। दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड विद मी आल्सो। जो मेरा जो पहला एनकाउंटर था जिसमें मैं बाल बचा था, उसमें यही हुआ था कि जब हम रिज से नीचे उतर रहे थे। नहीं भाई, शुरू से बताओ पूरा डिटेल, क्या हुआ था? हमारी यूनिट की टीम्स डिप्लॉयड थी झारखंड में, तो हमारा एनकाउंटर चल रहा था। तो जब जंगल में एनकाउंटर्स होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि भाई वो 500 मीटर दूर से फायर हो रहा है या ज़्यादा गैप नहीं होता, हार्डली एट मैक्स 50 मीटर्स उस टाइप में, इसी में एनकाउंटर चल रहा होता है। तो 3-4 टीमें डिप्लॉयड थी, पहाड़ से नीचे एनकाउंटर चल रहा था। इसमें क्या था, यहाँ एनकाउंटर हुआ, वो उधर भाग गए, उधर एनकाउंटर हुआ, इधर आ गए। तो माई टीम वाज इन रीइंफोर्समेंट, तो मेरी टीम को बोला कि आप ऊपर जाओ, फिर ऊपर से नीचे आना, ताकि उनको स्क्वीज इन करते हुए आप आओ। तो मैं ऊपर से उतर रहा था, तो नीचे 4 बंदे बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने सीआरपीएफ की वर्दी पहनी हुई थी। अच्छा, हाँ। और कहाँ से मिली उन्हें? वो कर ली होगी यार, अपने जवानों की ली उन्होंने या पहले से ही उनके पास थी वो? मतलब आई डोंट नो कि, बट वो ऐसा, वैसे तो वो कंट्रोल स्टोर है, बट मार्केट में मिल जाता है, लोगों ने पहन ली होगी, या उनको कहीं से पुरानी कहीं से मिल गई होगी। आपने कैसे आइडेंटिफाई करा? नहीं, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। पॉइंट इज दैट कि जब वहाँ बैठे थे, तो माई स्काउट टोल्ड मी कि 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, गुड, पर अब दिक्कत यह है कि 4 लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ सिविलियन भी, गाँव वाले भी, बिकॉज ट्राइबल एरिया है, जंगल है, जंगल उनका है, राइट। तो यू कैन नॉट से कि भाई आप क्यों बैठे हो यहाँ पर, तो वो बैठे हुए हैं। तो फिर लाइक विद इन लाइक 10 सेकेंड्स तो स्काउट बोला उनके पास हथियार भी है। मैंने कहा हथियार हैं, वर्दी में हैं, तो यार यहाँ सीआरपीएफ करके आ रही है, बिकॉज ये तो कोर एरिया है, यहाँ कोबरा ऑपरेट कर रही है, तो सीआरपीएफ का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। सो मैंने बोला
आप एक काम करो, टीम को मैंने नीचे बिठाया, मैं खड़ा था पेड़ के आगे, मैं टीम को नीचे बिठाया, स्काउट बोले बस जाके बस चेक करो। तो ये रिज है, पहाड़ का जो रिज है स्पर्शा आता है, ठीक है, वो यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे करके ऐसे था। तो मैंने स्काउट को बोला स्काउट नीचे उतर के जा रहा है। तो क्या था कि ये अप्रैल में, हाँ अप्रैल का टाइम था, मई का होगा शायद। तो इस टाइम क्या होता है, झारखंड में पतझड़ हो जाता है। तो पतझड़ से ना वो पहाड़ पर गड्ढे खोद रखे होते हैं फॉरेस्ट वालों ने, ताकि थोड़ा वाटर कंजर्वेशन हो, सॉइल इरोजन हो, ताकि पानी उसमें भर जाए इस टाइप से। तो वो पत्तों से गड्ढे भर गए थे, वो 3-3, 4-4 फीट के गहरे होते, ज़्यादा गहरा नहीं होता। तो मेरा स्काउट नीचे जा रहा था, तो वो स्काउट उसमें गिर गया गड्ढे में। तो उसकी वजह से आवाज़ हो गई, उन्होंने मुड़ा, तुरंत देखा फौज आ गई, उन्होंने फायर कर दिया हमारे ऊपर। ओह, हाँ, इस तरीके से इस तरीके से। सो हाँ, यू आर वेरी राइट, जब कोई बंदा ऐसे आ जाएगा तो इट बिकम्स मतलब क्वाइट डिफिकल्ट। बट जब वही है कि जब ऐसे ही कुछ आ रहा है और कोई बंदा ऐसे घूम रहा है, तो ऑब्वियसली यू शुड क्वेश्चन दैट, ये है। बट जब प्लानिंग चल रही होती है। आप कैसे बचे थे? आप कह रहे थे कि मैं बचा था। मैं हाइट कम थी ना, इसलिए बच गया। ऊपर से निकल गई? हाँ, ऊपर राउंड लगा था यहाँ। क्या लगा था? राउंड, बुलेट राउंड। हाँ, मैं पेड़ के आगे खड़ा हुआ था ना। अच्छा, ये पेड़ है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो राउंड यहाँ पर आगे लगा था। ओह, हाँ, तो मैं हाइट कम होने की वजह से बच गया था। आपने एनकाउंटर किया आज तक? काम ही भर्ती इसलिए हुए थे। और ऐसा मतलब इमोशंस नहीं हुआ, मार दिया मैंने किसी को या कुछ ऐसा? ना, फिर गए क्यों हैं? मतलब आई मे बी रॉन्ग, मैं जो कंपैरिजन ला रहा हूँ। अब कोई कसाई है, अब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या फिर? तो वो वाला सीन है। ओके, एक और चीज़ जाननी है, थोड़ा सा डीप में चलेंगे। मतलब मैं एक बिजनेस कोच हूँ और मैं लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाता हूँ अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। राइट। आज मैं आपके साथ एनएसजी कमांडो, ठीक है, आपकी टीम का पार्ट। ओके, ठीक है। अब सामने ये पहाड़ है, इधर मान लेते हैं, और वो पीक पे चढ़ के बैठे, और वो पीक पे चढ़ने में हमें दिक्कत होगी, ठीक है, एक साइड वैली है, और हमें स्ट्रेटेजी बनाना है कि ये पाकिस्तान वाले हैं, इन्हें ऊपर जाके कूट के आना है सबको। अच्छा, तो हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कितनी टीम की टोली लेके जाएंगे, एक टीम का क्या काम होगा, एक जो स्ट्रैटेजी होती है वो किस तरीके से बनाएंगे? देखो, मुझे अपना कोई लॉस नहीं करना है, कुछ वो नहीं करना है, तो सबसे बेस्ट है अगर लेट्स से कि विद इन लाइक 400-500 मीटर, 600 मीटर की रेंज, 700 मीटर तक की रेंज में, तो मैं CGRL से राउंड फायर करूँगा। वहीं मामला रफा दफा। किससे फायर? CGRL, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर। अच्छा, कंधे पर फायर करते हैं। हाँ, एक रॉकेट लॉन्चर से काम थोड़ी हो जाएगा। अरे तो कितने फायर करूँ ना, मैं 10 फायर करूँगा, पर मेरा बंदा तो नहीं मरेगा ना कोई। और उनके पास भी तो हथियार हैं, फिर पूरे हथियार के साथ। बात वही है कि मुझे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे अप्रोच कर सकूँ। जो मेरे लिए सबसे बेस्ट वे होगा वो ये होगा कि लेट्स से कि बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, दूर है, तो भाई आर्टी शेलिंग कराओ। ठीक है, वो हो गया। उससे क्या एटलीस्ट वो इधर अफरा तफरी मचेगी। आप लेट्स से CGRL से फायर कराए, आर्टी से फायर कराए, वहाँ अफरा तफरी मची, आप तब तक अपनी टीम्स को साइड बाय साइड भेजते रहो। एटलीस्ट वो एक डाइवर्जन फायर बना रहे, अगर उससे नुकसान नहीं हो रहा है उनका, तो एटलीस्ट वो सामने आके फायर तो ना करें। ठीक है, इस तरीके से यू कैन सेंड योर टीम्स अप देयर। बट वही है कि जो एडवांटेज हाइट पे बैठा है उसको हमेशा एडवांटेज रहेगा। तो वो उसका एडवांटेज आप उससे छीन नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी किसी मिशन पे जब गए हो, तो आपकी टीम के साथ आपकी क्या स्ट्रेटेजी बनती थी, वो बताना अलाउड है? बता सकते हो कुछ? स्ट्रेटेजी इन व्हाट सेंस? मतलब जैसे नक्सलाइट वाला एरिया आपका, छत्तीसगढ़ वाला, आप वहाँ पे जाके उनको हटा रहे हो या मार रहे हो, तो उनके लिए पकड़ने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनती थी? एक टुकड़ी यहाँ से आएगी, एक इधर से आएगी, कैसा आएगी? वो क्या होता है कि लेट्स से वो हमारी मॉक ड्रिल चलती, मतलब प्रैक्टिस हम करते रहते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस यूनिट में है, और हमारे और भी ट्रेनिंग चलती रहती है। तो उसमें क्या है कि जैसे और भी यूनिट्स के एनकाउंटर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ से उन्होंने क्या सीखा, क्या क्या नक्सल्स ने क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी, नई नई स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बेस पे हम अपनी जो मॉडस ऑपरेंडी उसको इवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। तो लेट्स से कि मेरा एनकाउंटर हुआ, ठीक है, तो हमारी जो टीम है यूजली 3 सेक्शन में डिवाइड रहती है। तो हम 20 लोगों की, 20, 21, 22 लोगों की टीम लेके जाते हैं, तो आप उनको इक्वली डिवाइड कर लो 6-6, 7-7 लोगों में, तो 3 सेक्शन बन जाते हैं। एक सेक्शन में सबसे आगे ऑफिसर रहता है, फिर एक JCO या सब इंस्पेक्टर लेवल रहेगा, फिर दूसरे में भी वही रहेगा। तो ऐसे करके कमांडर, फिर सब कमांडर्स रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स से कि जिस भी टुकड़ी के साथ कांटेक्ट होता है, मतलब हम एक लाइन में चल रहे हैं, बस सामने से फायर ना आके साइड से फायर आया, तो जिस सेक्शन के ऊपर फायर आया तो वो उस फायर को वहाँ से एंगेज करेगा।
ठीक है। बाकी टीमें कोऑर्डिनेट करेंगी फायर आ कहाँ से रहा है, बिकॉज जंगल में ये नहीं होता ना कि एक के ऊपर फायर आए तो सबको पता चल जाए। नो, दे विल सी कि भाई फायर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। ऐसा ना हो कि हम जो हमारे उसमें मसल मेमोरी में फायर आए हम भागना शुरू कर दें, ऐसे। नो, ऐसा ना हो कि हम फायर के उसी के अंदर रेंज में आ जाएं। तो हम कंफर्म करते हैं कि भाई फायर आया, कहाँ से फायर आ रहा है, तो वो बताएंगे भाई नॉर्थ से, साउथ से, दाहिने बाएं जो भी है उस तरीके से बताएंगे। ठीक है, वो बताएंगे तो उसमें फिर ये होगा कि हाँ ठीक है, जो जिसके ऊपर फायर आ रहा है वो अपना हमें कवर फायर देता रहे, उनको एंगेज रखें। तो हम अपना डाइवर्जनरी लेट्स से कि बहुत सारे उसमें पीलिंग ऑफ रहता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसमें, और विल ट्राई टू ले डाउन एम्बुश, एस टाइप एम्बुश, और कई तरह की उसमें टर्मिनोलॉजी वगैरह है। तो उस टाइप से हम घेरने की कोशिश करते हैं उसको। और जंगल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इवन अपने JNK में भी, कि लेट्स से एक टीम एक टुकड़ी के साथ इनकाउंटर चल रहा है और आप जा रहे हैं तो आपके साथ भी शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपको पता नहीं चलता ना, वो छुप के बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि 1-2 बंदे आपको थोड़ा पिन डाउन करके रख लें, आपको थोड़ी देर 1-2 मिनट लगेगा, पता चलेगा कि हाँ 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, या कितना बड़ा दस्ता है। वो धीरे धीरे जैसे आप एनकाउंटर में जाएंगे तब वो आपको पता चलता है। करेक्ट। और वो एनकाउंटर और टेरेन, एनिमी की स्ट्रेंथ और टेरेन के ऊपर आपकी फॉर्मेशन चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई लेट्स से बीच वाले सेक्शन के ऊपर फायर हुआ, इधर से फायर हुआ, ऐसे घूम जाए। नो यार, जब इतनी ऊपरी पहाड़ी है, मैं ऐसे कहाँ से चला जाऊँगा, राइट। तो टेरेन के अकॉर्डिंग आपकी मॉडस ऑपरेंडी भी चेंज होती रहती है, आपकी टैक्टिक्स भी चेंज होती रहती है। तो इसीलिए हमारी जो वाई वी आर स्पेशल, बिकॉज वी डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ताकि ऐसी कंटीजेंसी आए तो एटलीस्ट हमें ये ना करना पड़े कि अब क्या करें। ठीक है, रास्ता ढूंढो। एटलीस्ट लोगों को, हर एक बंदे को अपना अपना काम पता है कि भाई जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो भाई मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे क्या करना है। मुझे अपने बड़ी को नहीं छोड़ना है, जिस टाइम डायरेक्शन में जाएगा, मुझे लेट्स से मेरा बड़ी आगे फायर कर रहा है तो मुझे पीछे की तरफ भी ध्यान रखना है। तो इस तरह के काफ़ी सारे नुआंसेस हैं, तो उस तरीके से फिर काम होगा। कभी आपको गोली लगी है कहीं? फॉर्चुनेटली नहीं लगी है। किसी पार्टनर को आपके, जो आपके? हाँ। क्या हुआ उसके बाद, कैसे लगी, क्या था, पूरा बताइए। मेरे टेन्योर में मेरी यूनिट ने एक ही बंदा खोया था, मर्डर हुआ था। तो उसमें मेरी टीम का नहीं था, दूसरी टीम का था। तो बेसिकली एक इनपुट आया हमारे पास, तो कि ऐसे ऐसे मूवमेंट है, पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर आपको जाना है, और वी हैव टू डू द ऑपरेशन सर्च सैडो सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन। तो ऑपरेशन प्लानिंग हुई, टीम्स वर ब्रीफ्ड, देन वी रोल्ड आउट इन नाइट। रात को उतरे हैं एक लोकेशन पर, वहाँ से फिर पैदल गए हैं अंदर जंगल में, और लाइक 5-6-7 किलोमीटर चले हैं। फिर थोड़ा वेट किया है अर्ली मॉर्निंग लाइट, फर्स्ट लाइट का, और फिर वहाँ पर कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया दूसरी टीम के साथ। तो हमारा ये था कि वी डू द प्लानिंग, राइट। तो फिर ये था कि भाई इस पॉइंट के बाद टीमें डाइवर्ट हो जाएंगी। तो जिस टीम के साथ कांटेक्ट वो इस तरफ डाइवर्ट हुई थी, मेरी रिज के थोड़े ऊपर, पहाड़ के ऊपर जा रही थी। तो ये कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया और जंगल था। तो मैंने टीम को बोला कि क्रॉस फायर, मेरे कोई ज़रूरत नहीं है फायर करने का, ऐसा ना हो कि हमारे बंदों को गोली लग जाए। तो लाइक विद इन 3 or 4 मिनट्स हमारे वन ऑफ अ मैन गॉट हिट, और बंदा वही था जिसके साथ शाम को मैं फुटबॉल खेल रहा था। अच्छा। तो उस बंदे के यहाँ जॉ पर गोली लगी। वो एक्चुअली क्या था कि फायर कर रहा था और UBGL अपना लोड कर रहा था। UBGL होता है, आप देखेंगे, अगर आप व्यूअर्स को दिखा सकते हो कि AK-47 में हम UBGL अटैच करके रखते हैं। उसमें 40 mm का ग्रेनेड होता है जो इनडायरेक्ट फायर करने में यूज़ होता है। तो उसको खोल के लोड कर रहा था, तो इतने में बुलेट आके हिट हो गई उसको। तो वहीं गिर गया। आई गॉट द न्यूज़। फिर मैंने उनका क्या कहते हैं उसमें एक्चुअली हमारी यूनिट ने 2-3 बंदों को मारा भी था उसमें। बट अच्छा, थिंग इज़ दैट कि जब हमारा लॉस हो गया था, वी डोंट ट्रीट दैट थिंग एज अ कि भाई हमारा अचीवमेंट है। तो हमने कहा फिर हमारा लॉस ही था कि बिकॉज हमारा बंदा शहीद हो गया था। सो हमने उस बंदे को इवैक्यूएट कराया, लेके गए रोड हेड तक। बड़ी मुश्किल है, बिकॉज ऐसा नहीं था कि हर जगह रोड बने हुए, तो आपको नाले में से, जंगल में से लेके जाना है। और आई नो कि जो बंदा अनकॉन्शियस होता है उसको लेके जाना इज़ वेरी। कहाँ गोली लगी थी उनके? जॉ। अरे तो ये पूरा लटक गया था, और उसको आप लिटा रहे हैं तो वो चोक हो रहा है क्योंकि ब्लड अंदर जा रहा है, राइट। तो वो चोक हो रहा है। जो लटक गया था उनका पूरा? हाँ, जो ये पूरा खुल गया था सॉकेट पूरा ना, वो यहाँ से फट गया था। और ज़्यादा खून बहने की वजह से और ज़्यादा डैमेज की वजह से, वो पेन की वजह से। और वैसे सांस नहीं ले पा रहा था, बिकॉज ऐसे लेटेगा तो ब्लड अंदर जा रहा है। हाँ। ठीक है, अब ऐसे कर रहा है तो फिर उसका जबड़ा लटक रहा है। हाँ। तो फिर हमने जैसे तैसे बांधा और फिर उसको लेके गए, और हमारे ऊपर ब्लड गिर रहा है उसका।
इस सिचुएशन में क्या करते हैं? जैसे किसी को गोली लगी और कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई टीम नहीं है आसपास ले जाने के लिए, उस सिचुएशन पे कोई मेडिकेशन होता है, इंजेक्शन होता है, पेन हमारे पास फर्स्ट एड का, हम ऑलमोस्ट सभी लोग सारा फर्स्ट एड का बेसिक जो कोर्सेज होते हैं वो हम करते रहते हैं, वो चलता रहता है यूनिट लेवल। तो फर्स्ट एड के लिए भी यार मतलब उसमें दिक्कत नहीं है, बट इस लेवल के लिए तो यार वी आर नॉट मतलब इक्विप्ड और एक से क्वालिफाइड। तो इस सिचुएशन में क्या ही करते हैं। एम्बुलेंस आ गई थी रोड हेड पर, रोड हेड भी पर वो था ना 2 किलोमीटर, मतलब इतना कि रियल डिस्टेंस था 17 से 1800 मीटर टाइप्स में, और आपको सीधा रास्ता नहीं है, आपको ऐसे 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 नालों में से निकलते हुए जाना है। तो इट वाज अ हेल ऑफ अ रन, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रन आई हैव एवर रन। श्योर भाई, मुझे एक और चीज़ आपसे जाननी है कि जो एनएसजी कमांडो है, कोबरा कमांडो है, वो उनके पास क्या क्या सामान होता है पूरा? मतलब बुलेट जैकेट, हेलमेट, कैमरा, गन्स, क्या क्या, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज क्या होता है वो जो लेके जाता है? ओके, ये शायद आप पहली बार किसी ने ऐसा पूछा है मुझसे। सो आई विल स्टार्ट विद कोबरा। सो क्या है कि जो इशू वाली चीज़ है, जैसे हेलमेट हो गया, जो इशू होते हैं हमें ना कि आपको पहन के जाना है, बीपी जैकेट्स भी हैं, हेलमेट भी हैं, बट हम पहन के नहीं जाते। अच्छा। बीपी जैकेट जो हमारा स्काउट है ज़्यादा तो फ्रंट वाली वो लगा लेता है, और पीछे वाला जो रियर स्काउट है वो लगाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई जब आपको दे रखा है तो आप क्यों नहीं यूज़ करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आपको 15-15, 20-20 किलोमीटर सिर्फ अपने कोर एरिया में जाने के लिए पैदल चलना है, और ऐसा नहीं कि नॉर्मल चलना है, आपको जंगलों में पहाड़ों में होते हुए चलना है, और मौसम इतना गंदा होता है, गर्मी और ह्यूमिडिटी, और 25-30 kg वेट आपको ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर अम्यूनिशन है, हेलमेट है आपका, तो उसमें बात नहीं बन पाती है। एक सेकंड, एक चीज़ रुकूंगा, टोटल वेट कितना होता होगा? अगर मैं बोलूँ कि भाई हेलमेट भी पहनना है, बीपी जैकेट भी लगानी है, तो यार वो अराउंड हो जाएगा 40-45 kg। और ये बाप रे! हाँ, और उसमें चलना, और अब आप बोलोगे भाई उसमें चलना है आपको, ऐसे वहाँ इतना गंदा मौसम होता है कई जगह ना कि आपको लगेगा मैं बेहोश होने वाला हूँ, इस तरह की नौबत आ जाती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बन नहीं पाता कि हाँ यार आप बीपी जैकेट पहनो, बीपी जैकेट और हेलमेट, क्योंकि हम जो शिमाक वगैरह बांध के जाते हैं उसको भी उतारते रहते हैं, बाल वाल अपने करते रहते हैं ताकि थोड़ा वो अलर्टनेस बनी रहे, और सोचा सर के ऊपर ही आपके ऊपर बोझ रखा हुआ है, वो थोड़ा वो हो जाता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं पहनते हैं, अवॉइड करते हैं। जो हमारा रक्षक होता है उसमें जैसा सर्दियों में चल रहे हैं तो हमारा स्लीपिंग बैग होता है, नहीं तो एक नॉर्मल पॉलीथीन होती है, बाय वॉक बना देते हैं जिसका, ताकि बारिश वारिश आए तो उसमें आप रुक सकें, और नॉर्मल हमारा खाने पीने का आइटम होते हैं, और जो आधा पोर्शन वेट होता है हमारा पानी का होता है उसमें। अच्छा। क्योंकि हमें पानी नहीं मिलता है, और बीइंग स्ट्राइक फोर्स तो हम गांव वगैरह नहीं जाते हैं ताकि हमारा सरप्राइज एलिमेंट ख़त्म ना हो, तो हम सारा सब कुछ सेल्फ डिपेंडेंट बन कर जाते हैं अपने। तो इसलिए पानी तो कहीं भी मिल जाएगा, जंगल नहीं में मिलता, नहीं होता। पानी। अरे वाह! हमारे सबसे बड़ी दिक्कत जो लंबे ऑपरेशन सस्टेन करने में वो यही आती है, पानी की। अगर हमें पानी मिल जाए फिर तो यार यू कैन कीप अस फॉर द मंथ, कोई इशू नहीं है, फिर वो इशू नहीं आता। तो वो पानी की बड़ी दिक्कत है। तो जो हमारा जो रक्षक में वेट होता है अराउंड आई से कि 45 to 50% पानी का ही रहता है। अगर पानी वाला हिसाब किताब क्लियर हो जाए देन यार आपको सोचो ना कि जो 30 kg वेट है वो 20-15 पर आ जाएगा। और आपने कभी ट्रैकिंग वगैरह की होगी तो आफ्टर सम टाइम एक एक केजी वेट का पता चलता है कि हाँ यार मुझे पीछे खींच रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं वैष्णो देवी गया था और वो इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि वहाँ से जब उतर रहे थे ना तो हालत ख़राब हो गई थी। 17 घंटे लगे मुझे ऊपर चढ़ने में और उतरने में। अच्छा, ठीक है। और पैर में फुट कॉर्न अलग हो गया। मैंने अभी कल ही ऑपरेट करवा के उसे निकलवाया पैर का, जो पट्टी आपको दिख रही है। तो मुझे पता लग गया क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बैग था बस, वो कुछ वेट नहीं था। तो 45 किलो लेके चढ़ना, राइट, और वो भी ऐसे 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 ऐसे, राइट, पहाड़ चढ़ना उतरना, पहाड़ चढ़ना उतरना, पहाड़ चढ़ना उतरना, ये चल रहा होता है। वाह। और ऊपर से उसमें ये भी हो जाता है कि कभी कभार ऑपरेशन क्या होता है कि लेट से कोई हमें इनपुट मिला, हम वहाँ गए, वहाँ कुछ नहीं मिला, तो देन दे विल से कि नहीं ये एरिया नहीं है, अब दूसरे एरिया में सर्च करके आओ। फिर वहाँ जाते हैं, अच्छा, वो सर्च करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। तो यू नेवर नो कि कब 3 दिन का ऑपरेशन आपको 5 दिन में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा। और आपका मैक्सिमम जो ऑपरेशन आज तक वो कितने दिन का चला? 15 days
15 डेज तक लगातार आप जंगलों में थे? जंगल में 15 और कितना लीटर पानी लेके गए थे आप? उसमें 15 डेज में क्या होता है कि आफ्टर 9th डे हमें पानी प्रोवाइड करा गया था। अच्छा। पीछे से एक सीआरपीएफ की यूनिट आई थी, वो पानी लेकर आई थी, पानी लेके फिर चले गए थे वो। और फिर जो वॉशरूम वगैरह होता है वो सब आपका जंगल में होता है? जंगल में मंगल। ओके। और खाने पीने का कैसा होता है कि? खाने पीने का यूजुअली क्या होता है कि मैगी रखते हैं लोग। मुझे मैगी पसंद नहीं है, टू बी फ्रैंक। मैं नफरत हो गई मुझे मैगी से, इतनी मैगी खाई है मैंने कोबरा में। तो सत्तू एक बनता है वहाँ पर बिहार झारखंड में ना, सत्तू रहता है, सत्तू रखते हैं। और जैसे लोगों को पता चलता है कि भाई लंबा ऑपरेशन है तो लोग पूड़ी सब्जी वगैरह बनवा लाते हैं, जो एक आध दिन वो चल जाती है। और कच्चे दाल चावल लेके जाते हैं। अच्छा। तो थोड़ा उबाल लिया कच्चा, थोड़ा नींबू और हरी मिर्च डाल के खा लिया उस टाइप से। अच्छा, तो ये खाने पीने का भी सामान पूरा लेके जाना पड़ता है? हाँ ऑब्वियसली, मतलब आपको वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई। आपने बताया कि बीपी, बुलेट प्रूफ जैकेट। बीपी जी हाँ, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है आपने और मेरे पास AK-47 कर दिया काम, तो वो बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी? हो सकता है कि आपने इतने पास से मारा, हो सकता है वो रप्चर कर जाए और अंदर चली जाए। और हो सकता है कि चलो ना भी जाए, उसको ब्रीच भी ना करे, बट इम्पैक्ट इतना होगा, हो सकता है आपके रिब्स की या कुछ हड्डियाँ क्रैक हो जाए, तो शॉक तब भी आपको लगेगा। तो बीपीजे में ये नहीं आप गोली लगी तो आप अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, ऐसा नहीं होता। गोली लगती है बंदा पीछे गिरता है। तो पर जान बचा लेती है एक तरीके से देखा जाए तो। कह सकते हो। अब ये भी डिपेंड करता है किस एंगल से गोली आई है, राइट। अच्छा। मतलब साइड से आई है, एंगल से आई, तो हो सकता है रिकोशिट करके कम इम्पैक्ट लगे और अब बच जाओ आप। तो बहुत हार्ड होती होगी, उसमें स्टील की प्लेट होती स्टील की प्लेट होती है, राइट। अच्छा। हाँ, तो ये हो गया कोबरा का। नाउ कमिंग टू एनएसजी। एनएसजी का गियर थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड होता है, बिकॉज उन लोगों को एनएसजी में ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। आपका कोई ऑपरेशन है, आप वहीं पे ड्रॉप हो गए, जाना है, काम करना, वापस आ जाना है। तो उसमें ज़्यादा बैटल लोड वाला सीन नहीं होता। उसमें क्या होता है, पर गियर इतना सारा होता है ना कि आई विल शेयर यू द पिक, जिसमें एनएसजी मतलब जो बंदा है उसने पूरा गियर वगैरह पहन रखा है, हेलमेट और पूरा एवरीथिंग। तो उससे थोड़ी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है, बट उसका गियर बहुत ज़्यादा होता है। बीपीजे और नी कवर, थाई और सब कुछ रहता है, ग्लव्स वगैरह। तो उस सेंस में आई विल से कि वहाँ रिक्वायरमेंट भी है एंड वहाँ पर आप यूज़ भी कर सकते हो, बिकॉज जो वर्क प्रोफाइल है वो ऐसा है कि दैट सूट्स कि हाँ ठीक है, आपको हार्डली 200-400 मीटर 500 मीटर चल के जाना और ऑपरेट करना है, तो वहाँ ठीक है, यू कैन सस्टेन। अब यार जंगल में आप इतना कुछ गियर पहन के जाओगे तो आपको खुद ही मर जाओगे। मतलब जो आपके प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें बनी है, आपको वही चीज़ें आपको मिशन पूरा नहीं करने देंगी, तो ये हो जाता है। और जैसे कोई मिशन पे आप जा रहे हो तो आप अपना कैमरा कुछ ऐसे भी लेके जाते हो जिससे रिकॉर्डिंग होती रहे, चीज़ें देख सकें, कुछ ऐसा भी होता है कि नहीं होता ऐसा? नहीं, कैमरा लेके जाते हैं, बट एज सच वी डोंट डू द रिकॉर्डिंग की भाई रिकॉर्ड करना है, तो वो सब नहीं। बिकॉज आप जब ऑपरेशन, जब यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हेड हंटिंग, तो आप वीडियो बनाने, रील बनाने पर ध्यान दोगे या फिर ऑपरेशन करोगे? तो ये है। रील नहीं, मतलब जैसे हाँ, मैं समझ गया कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा नहीं होता। लेट्स से कि भाई कांटेक्ट हो गया, तो आप कांटेक्ट पे ध्यान दोगे या वीडियो, आई मीन वीडियो पे वो करोगे? मतलब ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा हो आपके। एनएसजी पहनती है, एनएसजी पहनती है, बॉडी ऑन कैमरा पहनती है वो। आपने वो एनिमल मूवी देखी है? उसमें वो गन देखी है? हाँ हाँ, मल्टी बैरल गन है वो। हाँ। आपने चलाई है कभी ऐसी कोई गन? नहीं, वो वाली गन नहीं चलाई जिसमें मतलब 5-6 बैरल होते हैं और वो अराउंड 6000 राउंड पर सेकंड फायर करती, मतलब पर मिनट फायर करती है। 6000 राउंड? हाँ, पर मिनट, क्योंकि उसमें 6 बैरल होते हैं ना। 6 बैरल से गोली निकल रही होती है उसमें। आपने कोई सी ऐसी कोई बड़ी हैवी ड्यूटी गन चलाई हो? मैंने तो ये एमएमजी चलाई है। एमएमजी जिसको मतलब फौजी भाषा में वो भी बोलते हैं बैटल क्वीन। एजीएस चलाया, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। ठीक है, बहुत बढ़िया। CGRL चलाया है। और दुनिया, आई मीन जो राइफल्स वगैरह तो दुनिया भर की फायर की है उसमें कोई। और अगर आपको बोला जाए जिंदगी भर आपको एक वेपन रखना है और आपको अपना फेवरेट चूज करना, तो वो कौन सा होगा वेपन? मुझे, क्योंकि आप बोलते हैं आपको सारे पसंद है, मुझे पता है, तो इसलिए मैंने यही पूछ लिया आपसे। तो आई विल से एम्पलीफायर रख सकते हैं। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, छोटा हो जाता है, इजी टू कैरी है, छुपा के रख सकते हैं। और उसका क्या मतलब, कितनी फायर करती है, क्या चीज़ है उसके अंदर? 30 राउंड आते हैं, 9mm का राउंड आता है उसके अंदर। और लेट्स से कि मुझे ज़रूरत पड़ती है तो अपने बचाने के लिए इज़ मोर देन इनफ। और 50-100 मीटर के एरिया में लड़ाई होती है तो बढ़िया काम आएगा उससे। अब चलते हैं आर्मी के थोड़ा सा अंदर।
ओके। मतलब एनएसजी की ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, एकेडमी से लेके फील्ड तक जब उतर जाते हो मिशन तक, तो क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है, क्या टफ होता है, वो सब चीज़ें बताइए एक बारी। टफ तो भाई यही होता है कि आपको हर दिन ऐसा लगता है कि आज फिर चंपा बन गई, ठीक है, वो आपको चलता रहे। सॉरी यार रुकूंगा, चंपा के पीछे थोड़ी कहानी बताना। नहीं वो नहीं बताई जाएगी। चलो ठीक है, नहीं वो नहीं बताया जाएगा। थोड़ा सा आइडिया दे दो ऑडियंस को, कुछ दे सकते हो चंपा के बारे में। चंपा कोई थी किसी सीन तो बस ठीक है, वो हो गया था काम। चलो ठीक हाँ, तो लोग उसको फिर हाई रिगार्ड्स के साथ उसको प्रेज करते हैं। ठीक है, वो राज हमारे बीच में ही रह जाएगा। राइट। ठीक है, प्लीज बताइए। हाँ, सो ट्रेनिंग देखो क्या होता है, कोई भी प्रोबेशन हो, क्योंकि जब आप किसी स्पेशल फोर्सेस के या कमांडो प्रोबेशन के लिए जब वॉलंटियर करते हो ना, सो दे डोंट ट्रीट यू कि नया बच्चा है इसको तो आराम से करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। पहले दिन ही लेवल 10 ही रखना है उन्होंने, पहले दिन से ही। मतलब लेट्स से कि लेवल 1 होता है, फिर लेवल 10 हाईएस्ट है, तो लेवल 10 से ट्रेनिंग शुरू होती है और आखिरी तक लेवल 10 पर ही चल रहा होता है काम। सो फर्स्ट डे हो या लास्ट डे हो, लेवल 10 पे आपको अपना मेंटेन रखना है और अपनी आपको परफॉर्मेंस भी निकाल के देनी है और अपने आप को इंजरी से ही बचाना है। अगर आपको प्रोबेशन के अंदर इंजरी हो गई तो आपको प्रोबेशन से बाहर ही आना पड़ेगा। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं प्रोबेशन जिनको नी इंजरी हो गई या एंकल इंजरी हो गई या कहीं गिर गए ऐसी जगह जिनसे वो चलने में दिक्कत, कमर में लग गई, तो उनको फिर प्रोबेशन से बाहर जाना ही पड़ता है, फिर वो फिर दोबारा आते हैं फिर। तो इस तरह का रहता है। और प्रोबेशन इज़, चाहे कोई भी प्रोबेशन हो, चाहे कोबरा का हो या एनएसजी का हो, प्रोबेशन आप सारे हेक्टिक ही रहते हैं, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। अब फॉर टू कोट दिस आई टेल यू वन इंसिडेंट कि जब हमारा एनएसजी प्रोबेशन शुरू हो रहा था तो हमारे ऑफिसर्स की हमारी बैरेक्स थी जिसमें मतलब अराउंड 8 ऑफिसर्स थे, एक रूम के अंदर 8 ऑफिसर्स थे, हमारे बेड लगे हुए थे, तो प्रॉपर फौज के तरीके से बेडशीट बिछाई हुई थी। तो हमारा जो एनसीओ था, जो ट्रेनिंग एनसीओ थे, वो आए अंदर, बोले सभी साहब लोग बेड देख लो अपना। मैंने ठीक है सर, ये मैं पकड़ने नहीं दूंगा। सो इस तरह का माहौल रहता है कि आप बेड के पास पहुंचने के लिए तरस जाते हो। अच्छा। हाँ, और टॉर्चर भी किया जाता है इसमें? टॉर्चर, वो मेंटल टॉर्चर वो चल ही रहा होता है फ्रॉम फर्स्ट डे, वो शुरू हो जाता है आपका। आप पुशअप चल रहे हैं, 2-2 घंटे पुशअप भी चल रहे हैं, प्लैंक लगा था 3-3 घंटे प्लैंक ही चल रहा है धूप में। 3 घंटे? हाँ, और आप ऑफिसर हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको एक्स्ट्रा चलेगा। अच्छा। तो ये मुझे याद है जब मैं एनएसजी प्रोबेशन गया था तो हमारी कोर्स ओपनिंग होती है, कोर्स ओपन हुआ और फिर आइस ब्रेकिंग सेशन होता है। आइस ब्रेकिंग में क्या आता है कि पूरे सारे जो ट्रेनीज हैं, सारे ऑफिसर एनसीओ, सारे सबको एक साथ मतलब रगड़ा मिलता है और यूनिट के ऑफिसर्स भी आते हैं, वो सब रगड़ा देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है कि वो 2-3 घंटे चलता है, उसमें पूरा मतलब मिट्टी में पूरा हाल हो रखा होता है उसमें। फिर उनको छोड़ देंगे, कहते हैं ऑफिसर्स फॉल आउट, फिर उनका अलग चलता है खातेदारी। तो 2-3 घंटे मुझे याद है कि सितंबर का टाइम था और वहाँ गुड़गांव में होता है मानेसर में ना, तो वहाँ रेत होती है। हम धूप में 2-2.5 घंटे करीब हमने प्लान किया है। अरे हम 18 ऑफिसर्स थे। कुछ फेंट वगैरह भी होता है, बेहोश हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया? नहीं, मतलब ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है कि ट्रेनिंग के टाइम पे हमारे से जस्ट एक पहले कोर्स में एक बंदा एक्सपायर हो गया था। ओह। हाँ, फिर क्या होता है उसका? कुछ नहीं, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, वो इतना चल जाता है। तो मतलब जो ऑफिसर उनको बोलता है ये सब चीज़ें करने के लिए, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं, आता है? उसके उस वजह से एक्सपायर नहीं हुआ था। वो हुआ ये था कि वो हाई एल्टी से आया था, वहाँ ठंडी थी, यहाँ एकदम गर्मी थी, जून जुलाई के महीने में। शायद वो डिहाइड्रेशन की वजह से वो अलग कहीं लेट गया था जंगल में, उस साथी उठ के चले गए वहाँ से ट्रेनिंग में, वो वहीं रह गया फिर वो। हाँ, तो इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। अच्छा। जैसे अगर आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी की जो सिक्योरिटी है ना, उसमें भी ये कमांडर, ये कमांडो, फिर ये XYZ पूरा रहता ना, लेयर वाइज जो रहता है। उसमें लेयर रहती है पर वो एसपीजी की ही रहती है, उसमें एक्सटर्नल एजेंसी का इतना रोल नहीं रहता। अच्छा। क्योंकि जो एसपीजी का जो मेन मैंडेट है वो सारा सब कुछ वही देखते हैं, फिर वो एंड टू एंड पूरा मूवमेंट घर का सब कुछ वो फिर एसपीजी ही देखते हैं। एनएसजी के साथ क्या होता है कि एनएसजी का जो मेन काम, मतलब एक्चुअली एनएसजी का मेन मैंडेट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस है, बट जो वीआईपी सिक्योरिटी में जो एनएसजी डिप्लॉयड है उसका सिर्फ काम ये है कि जब वीआईपी मूवमेंट कर रहा है तब उसके साथ रहना है। घर में कहाँ क्या कर रहा है, ऑफिस में क्या कर रहा है, उसमें हमारा रोल नहीं रहता।
जब मूवमेंट जा रहा है या कोई पब्लिक अपीयरेंस हो रहा है तब हमारा रोल रहता है। कभी आप किसी दूसरी कंट्री के कमांडो से मिले हो, किसी भी दूसरी कंट्री के? हाँ, यूके के रॉयल मरीन्स कमांडोज थे, उनसे मिले हैं। और उनकी ट्रेनिंग क्या रहती है? उनकी ट्रेनिंग अच्छी रहती है, पर उनका क्या है कि जो उनका जो काम है वो थोड़ा सा अलग है। और इवन जैसे आपने देखा होगा कि यूएस के जो सोल्जर होते हैं बल्कि रहते हैं, हमारे लीन रहते हैं, वो बॉडी बिल्डर टाइप के रहते हैं ज़्यादा। तो उनका वो बेसिकली क्या है कि जो उनका मोड ऑफ डिप्लॉयमेंट है वो या ऑपरेशन है वो क्या है कि गाड़ी से उतरेंगे 2-4 किलोमीटर चले ऑपरेट किया। यूजली मैं नहीं कह रहा कि वो लंबे लंबे पेट्रोल्स पे नहीं जाते, ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास वो क्या हेली ड्रॉप हुई या गाड़ी से उतरे ऑपरेट किया वापस आ जाते हैं। तो उनके लिए वो उनके लिए उस हिसाब से बॉडी इज़ वेरी गुड। हमारा क्या है कि हमें लंबा लंबा चलना पड़ता है, तो जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना बड़ा इंजन भी तो होगा ना, फिर उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी आपको। तो हमारे जो हमारे इंडियन सिनेरियो में तो वाली बॉडी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा, ये भी होता है मतलब? हाँ, ओके। तो यहाँ पे किस टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ती है? जिनका एंड्योरेंस ज़्यादा हो, इवन जो स्टैमिना एक तरीके से देखा जाए। स्टैमिना मुझे लगता है करेक्ट टर्म रहेगा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस, ठीक है ठीक है। क्योंकि बाहर भी ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन वगैरह चल रहे होते हैं, कमांडो कॉम्पिटिशन वगैरह रहते हैं, एनर्जी वाले लोग भी जाते हैं, तो काफ़ी सारे इवेंट्स में अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं। तो आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ना लोग एंड्योरेंस में हमेशा फर्स्ट आते हैं। अच्छा। हाँ। और चाइना वालों की क्या ट्रेनिंग रहती है अगर देखा जाए तो? मैं सुना वो पिटते बहुत रहते हैं भारतीय मिलिट्री से ना, छोटे छोटे से रहते तो पीट देती है। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि पीट। अरे भाई ऐसे ही है। नहीं, अब काम पिटना भी चाहिए उन्हें, खैर उनकी हरकतें ऐसी हैं। तो ये है। बाकी ट्रेनिंग मुझे लगता है कि इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपको उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, वो एक्सपोजर कितना है। लेट्स से कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसमें एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आपका काम करने का तरीका और आपका कॉन्फिडेंस और आपका उस किसी चीज़ को कैरी करने का तरीका बहुत ही अलग रहेगा। रादर देन कि इट्स लाइक कि आप MBA करके आए हैं तुरंत एक पोजीशन पे आ गए, तो उसका एक अलग रहता है, उसमें इतना वो बात नहीं आएगी। पर एक पुराना आदमी है तो उसकी एक अलग ही वैल्यू रहेगी। तो इंडियन फोर्सेस के पास क्या है, स्पेशल फोर्सेस के पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, इतना काम करते आ रहे हैं, इतना मतलब कुछ देखा है, इतना कुछ सहा है, तो वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट। भाई एक और चीज़ जानी है मुझे कि जब ऑपरेशन में, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जैसे US का स्टाइल अलग होगा, इंडियन आर्मी का अलग है, या चाइना का अलग है, पाकिस्तान का अलग है। खैर पाकिस्तान की बात ही नहीं करते, कहीं स्टैंड नहीं करता वो। तो मैंने देखा है कि जैसे हॉलीवुड मूवी हम देखते हैं ज़्यादातर, मतलब मैं ज़्यादातर वही देखना पसंद करता हूँ, या इंडियन आर्मी की आ जाए तो वो तो छोड़ते नहीं है। ठीक। तो मैंने US में देखा है कि वो पहले स्ट्रेटेजी पे बहुत दबा के काम करता है पूरा। ओसामा बिन लादेन के ऊपर मैंने देखा पूरा, अभी वो ना सीरीज़ भी आने वाली है, तो एक बार आप उसके बारे में पढ़ा है आपने, केस स्टडी पढ़ी है उसकी? तो ऐसा था कि ओसामा बिन लादेन मैंने नेशनल जियोग्राफी पे भी देखा, फिर अब सीरीज़ भी आ रही है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उन्होंने ना पूरा स्ट्रेटेजी बनाई, 2 हेलीकॉप्टर पेंट करे ब्लैक कलर से, रेडार में नहीं है वो, आप बताना पूरा है ना, गए घर में घुसे, फोड़ा फाड़ी करी और बाहर आ गए। तो आप उसके बारे में कुछ केस स्टडी के बारे में बताओगे? सही। जनता को क्या लगता है कि बस 2 चॉपर उठ के गए, सील्स की टीम उतरी, उन्होंने मारा और लेकर आ गए। नो, इस तरह के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस प्लान करने के लिए है ना, आपको बहुत सारा टाइम और बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और उस सॉरी टू कट यू भाई, अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गलत हो और वो कंट्री वाली घुस जाए तो उनका नाम खराब हो जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अब बताइए। अब मैं वही बता रहा हूँ, लेट्स से कि मैं अभी उसको साइड में कर देते हैं, मैं वैसे बताता हूँ कि लेट्स से कि ऐसी कोई हाई वैल्यू टारगेट है जिसका हमें कैप्चर करना है या जो भी उसको मारना है, ठीक है, तो उसका ऐसे नहीं होगा कि हाँ हम पता लग गया आज गए उठा के ले आए। नो, थिंग इज़ कि भाई वो है भी तो दूसरी टेरिटरी में, मेरे इंडिया में वो चलो फिर भी गया, मैं 2 दिन देखा और तीसरे दिन उठा लाया, बट लेट्स से कि कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा है, ठीक है, मुझे किसी और के घर से उठा के लाना है, तो यार मुझे पहले प्रॉपर इतनी इन्फॉर्मेशन तो होगी जो मैं प्लान कर रहा हूँ उसमें सटीक बैठ तो पाए। लेट्स से कि पहले मैं उसका पैटर्न देखूँ, भाई कब उठता है, क्या करता है, कब बाहर जाता है। ऐसा ना हो कि जिस दिन मैंने ऑपरेशन प्लान किया मैं 2 दिन उसकी रैकी की और 30 दिन में कहता नहीं ऐसा ऐसा है, इसका रूटीन है, प्लान करते हैं, ले आते हैं। जिस दिन ऑपरेशन करने गया उस दिन वो सब्जी लेने चला गया बाहर।
हम्म, और घूमते रहो, हेलीकॉप्टर लेकर आओ। करेक्ट। सो इट रिक्वायर लॉट ऑफ मेटिकुलस प्लानिंग, बहुत पेशेंस चाहिए ऐसे ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए, एंड बहुत स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज भी चाहिए आपको, और आपको लोग चाहिए ग्राउंड पर जो आपको इंटेल दे सकें। जैसे ओसामा बिन लादेन का इंटेल जो दिया था उसके डॉक्टर ने दिया था जो इंजेक्शन लगाता था, आई गेस। डॉक्टर ने भी ऐसे नहीं दिया था, उसमें भी यूएस की जो सीआई जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उन्होंने डॉक्टर को अप्रोच करवाया। हाँ, डॉक्टर को पहले उन्होंने डॉक्टर से पहले कांटेक्ट में थे किसी और काम के लिए। उन्होंने देखा कि ठीक है यार, यहाँ पर ऐसा बंदा है और ये उनका रिसोर्स था, डॉक्टर वो उनका सोर्स था। तो उन्होंने उसको बात जैसे भी अपने उसमें लाए, फिर उसको भेजा, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा इनपुट दिया उसने। अच्छा। टैक एंड से जो सर्विलेंस से हो रहा है कि हाँ एक बंदा आता है, छत पर घूमता है, जाता है, ये है, बट उससे वो कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि लादेन है कि नहीं। हला देना कि नहीं। अच्छा। तो इस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। और आप देखो ना कि उसी अटैक को प्लान करने में उन्हें साल भर लग गया था। हाँ, 11 साल बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद तो तो उन्होंने वो उसको मारा था। हाँ। पहले तो वो अफगानिस्तान में ढूंढ रहे थे उसको। आप ही देखो ना कि पाकिस्तान ने क्या डबल गेम खेला। यूएस उनकी सपोर्ट मांग रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट भी कर रहा है, पर जिसको ढूंढ रहा है उसको अपने घर में बिठा रखा है उन्होंने। भाई ये पाकिस्तान वाले ना इतना हरामी है ना, पता है क्या। एक तो ये कहते हैं कि पहलगाम वाला जो अभी हमला हुआ है, कहते हैं कि हमने नहीं भेजा। साला ये बताओ लादेन क्या कर रहा था पाकिस्तान में। देखो, मैं तो कहूँ हरामी नहीं, उनकी रोजी रोटी इससे चलती है, तो अब क्या है उनका। वो ऐसा नहीं कि अभी से उन्होंने ऐसा काम करना शुरू किया है। वो जब से एज ए स्टेटहुड में आए कुछ टाइम बाद ही वो ऐसे काम डर्टी, दे आर इन दिस डर्टी बिजनेस मे बी आई थिंक लास्ट 4 डेकेड्स। उन्होंने ये काम, तालिबान इनका ट्रेंड है। और ये सब पाकिस्तान में ही मिलते हैं, और इनकी ऑडियंस से पूछो, नहीं हम तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, ये नहीं है। अबे प्रूफ देने की जरूरत थोड़ी है, लादेन तुमने ही बैठा के रखा है वहाँ और दैट टू जो अबोटाबाद कैंटोनमेंट है उसके पास में ही है। 5 किलोमीटर के अंदर ही अंदर था वो। बताओ यार, ये क्लिप पाकिस्तान में वायरल हो जानी चाहिए। और ये आप ये देखो ना कि यार आपके इतना एक हाई प्रोफाइल एसेट बैठा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को ना पता हो। ठीक है, अब लेट्स से कि ओसामा, ठीक है, एक मान लिया कि उसको नहीं पता था, भाई ओसामा को वहाँ सस्टेन करने के लिए उसको रिसोर्सेज तो चाहिए ना। करेक्ट। ठीक है, वो भाई बाहर नहीं जा रहा सब्जी वगैरह लेने को, मतलब घर के नॉर्मल किसी को तो भेज रहा है वो। उसके क्या कहते हैं, उसके बाद जो बंदा था ना जो घर के काम वगैरह देखता था, CIA ने उनको भी अप्रोच किया था, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन निकलवाई है। सो आप ये देख, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी फॉरेन लैंड में सस्टेन करना है आपको, तो आपको रिसोर्सेज तो चाहिए। आप ऐसा नहीं कि पैसा है मैं सब सस्टेन कर लूँगा। अगर आपको अपनी सीक्रेसी मेंटेन रखनी है, पैसे से काम नहीं चलेगा, आपको अपने सोर्सेज बनाने पड़ेंगे। और आपको क्या पता कि ये सोर्स ISI का नहीं है या US का नहीं है। तो आदमी बिक जाता है। भाई आप एक और चीज़ बताइए, जैसे जो US ने करा था, मतलब ऑपरेशन किया था, तो हेलीकॉप्टर वाला आप बताओगे एक बार किस तरीके से प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। जब ये हो गया ना फाइनल कि हाँ भाई हाँ वो ओसामा है, उसमें कन्फर्म 100% तब भी नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ 100% तब भी नहीं हुआ था, बट हाँ कि जब इतनी प्रोबेबिलिटी है तो देन व्हाई डोंट वी गो एंड टेक अ हिट, उस टाइप से। तो उन्होंने अपनी जो उनकी जो नेवी सील की जो SEAL 6 जो उनकी टॉप टीम है उसको रेडी किया। उन्होंने डॉक्टर्स के इनपुट पर और जो बंदा था जो उसके घर पे काम करता उसके इनपुट पर उन्होंने घर का एक वो तैयार किया, खाका तैयार किया। उसमें उन्होंने प्रैक्टिस की कि कहाँ कहाँ दरवाजे हैं। देखो जब ये रूम इंटरवेंशन की चीज़ आती है ना, इट्स वेरी टेक्निकल थिंग। दरवाज़ा किस तरफ खुलेगा, कौन से वाले पार्ट, दीवार के पार्ट में, बीच में, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, अंदर खुल रहा बाहर खुल रहा है, खिड़की है कहाँ है, खिड़की अंदर खुलती है बाहर खुलती है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेट से कोई दरवाजा बाहर खुलता है आपको पीछे आना पड़ेगा, कोई दरवाजा अंदर खुलता है तो आप कैसे ओपन हुक क्लोज हुक किस तरीके से एंट्री करोगे आप। तो दिस इज ऑल्सो वेरी टेक्निकल थिंग। तो उसके लिए, और ये जो ऑपरेशन था इज़ वेरी क्रिटिकल। आप ये नहीं थे कि वहाँ जाएंगे, वहाँ आराम से पूछेंगे भैया गेट खोलो, ऐसा तो होगा नहीं। वहाँ तो जाना है, विद इन लाइक फ्यू मिनट्स में आपको हिट करना और वापस आना है। तो इस तरह की टाइम सेंसिटिव और क्रिटिकल मैटर्स में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब वो वहाँ गए हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनके एक हेलीकॉप्टर में कुछ क्या बोलते हैं टेक्निकल इश्यूज़ आ गया था, वो वहीं क्रैश हो गया था दीवार पर ही उसमें। अच्छा। तो, हाँ, आते टाइम
जब वहाँ वो कर रहे थे तो उस टाइम वो क्रैश हो गया था। और मरा भी था उसमें कोई? नहीं, कोई नहीं कोई नहीं मरा मरा था। तो दूसरे हेलीकॉप्टर में चले गए? हाँ, उसके बाद वो दूसरे हेलीकॉप्टर में लोड हुआ, उसमें चले गए वो। पाकिस्तान की ऐसे इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो यूएस आर्मी को कुछ बोल सके, अगर नहीं तो अरेस्ट कर ले। नहीं, अब आप ये देखो ना, जब यूएस आर्मी ने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, पाकिस्तान बस यही कह रहा था कि भाई हम तो सॉवरेन नेशन है, आपने हमें बिना बताए हमारे देश में ये तो अपना ये का ऑपरेशन कर दिया, और ये तो हमारी सॉवरेनिटी पर क्वेश्चन मार्क है ही है। बट यार आप क्या क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन सॉवरेनिटी मार्क तो तभी है तब लादेन वहाँ है। लादेन वहाँ पर है, और आप इस लाइक कि मैं 2 नंबर के काम कर रहा हूँ और दुनिया को मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तुम 2 नंबर का काम कैसे कर सकते हो? तो वाली बात है। पता है मीडिया का खेल मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे मैं ना ऐसी न्यूज़ चैनल देख रहा था, पहलगाम पे पाकिस्तान वालों को क्या कहना है, तो पाकिस्तान के चैनल खोल के देख रहा था यूट्यूब पे। वहाँ पे सब उल्टी बात बताई जाती है। जो यहाँ बात बताई जा रही है ना, तो वहाँ की मीडिया ये बताती है कि झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मतलब मीडिया ना बहुत मैनिपुलेशन वाला गेम खेलती है। देखो मीडिया में क्या है कि एक सबसे बड़ा जो गेम है ना, आप साइकोलॉजिकल लेवल पे देखो, नरेटिव सेट करने का है। आप यूएस के वार देख लो, वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएस ने जितने भी वार लड़े हैं ना, सब में हारे हैं वो। देखो आप, वियतनाम वार हार, इराक वाला हार, ये अफगानिस्तान हार। पर नरेटिव क्या चल रहा है? वी आर बेस्ट, वी आर बेस्ट। करेक्ट। मीडिया, हाँ उनकी आर्मी अच्छी है, बट उन्होंने सारे वार हारे हैं, लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी पता है यही चलता रहता है पूरे दिन। इंडिया में दहशतगर्द और ये आतंकवादी वहाँ से यहाँ भेजे जा रहे हैं, कश्मीर को छीनने की तैयारी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मुझे लगता है अभी तो सही टाइम है, अब तो खींच लेना चाहिए कश्मीर को। देखो ऐसा है कि वो जो मैंने शायद पहली बात बोली थी कि हर देश के पास एक फौज आर्मी होती है, बट पाकिस्तान की आर्मी ऐसी जिनके पास देश है। अब भाई देश की जो आवाम है, वहाँ की जनता है, उसको कुछ मैटर भी तो देना पड़ेगा ना भाई, ताकि वो अपने उसमें बिजी रहें। तो वो वही गेम खेल रहे होते हैं वो। अब यार उन्होंने जो उनके जो सो कॉल्ड पुराने लीडर्स थे, उन्होंने उनके दिमाग में बिठा रखा कश्मीर हमारा है। यार अब लॉजिक, आप वो धर्म वाला वो सब चीज़ छोड़ दो, आप लॉजिकली देखो कहाँ से तुक बनता है कि कश्मीर आपका है? कश्मीर को तो वो सोचता है कि बिल्कुल अलग देश है, ना पाकिस्तान का ना। नहीं, उन्हीं का पार्ट है। दे वांट की कश्मीर उनका पार्ट है। 370 आर्टिकल हटा, ठीक है, उनको लगा रहे आपने तो ये क्या कर दिया। अरे भाई मेरा घर, मैं अपने घर में बेड के नीचे सोऊं, बेड के ऊपर सोऊं, भाई तुम्हें क्या मतलब है? और तुमसे ज़्यादा मुसलमान हमारे भारत में रहते हैं, और जितनी तुम्हारी खुद की लगी पड़ी है, आप यहाँ आके देख लो कितने अच्छे से रह रहे हैं सब। करेक्ट। और इस बार ये भड़का नहीं पाए। और वही, अगर मैं ऐसा वही बता रहा हूँ कि एज अ इंडियन जो ये पाकिस्तान ने हरकत की है, दैट वाज मोर ऑफ अ कॉम्युनल वाला थिंग। वो एक नरेटिव सेट करना चाह रहे थे कि हाँ भाई, जैसे उन्होंने पूछा ना भाई तेरा धर्म क्या है, वो क्या है। मैंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि अगर हम इस चीज़ पर उनके प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं और हिंदू और मुस्लिम वाले डिवाइड के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उनका नरेटिव सेट हो जाएगा और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे इस मिशन में। उनका वो मिशन नहीं था कि 4-5 ये मतलब जो 28 लोग मार रहे हैं, उनका वो मोटिव नहीं था, उनका एक बिगर एजेंडा था। तो हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें यार हमारे डिफरेंसेस जो भी हो, मुझे धैर्य की बात कुछ पसंद नहीं, दैट इज़ ओके, बट व्हेन इट कम्स टू अ नेशन वी शुड बी यूनाइटेड। और इसमें मैं एक बात कोट करूँगा, मोदी जी ने कही थी कि बटोगे तो कटोगे, एंड दैट गोज़ वेरी एप्ट। उसमें कोई राय नहीं है, चाहे कोई लोग मोदी को हेट करें या लाइक करें, दैट इज़ डिफरेंट, वो उनका पर्सपेक्टिव है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ वेरी ट्रू। अगर आपको एज अ नेशन आगे बढ़ना है, आगे ग्रो करना है, अगर आपका है कि भाई मैं कुछ अच्छा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तो आपको अपने जो म्यूचुअल डिफरेंसेस आप रखिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब देश की बात आती है ना, तो आपको एक साथ ही रहना है। बहुत सही बात है, बटोगे तो कटोगे नहीं। बिल्कुल, मतलब बेसिक से बहुत छोटी बात है, बट आप इसका इम्पैक्ट देखो ना। आप लेट्स से कि अगर वो जो नैरेटिव वो सेट करना चाह रहे थे वो हो जाता और हमारे यहाँ कम्युनल राइट्स हो जाते, उनकी तो बल्ले बल्ले है, वो यही तो चाह रहे हैं। करेक्ट भाई। थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ अब, मतलब एक और क्यूरियोसिटी आई हमारे अंदर जानने की। जैसे सियाचिन है, अगर वहाँ पे देखा जाए तो सबकी सैलरी अलग है। हाँ, अलाउंसेस अलग रहते हैं है ना। हाँ, और मतलब उन पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, और बहुत टफ टेरेंस है वो। बिल्कुल हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड का। करेक्ट। वहाँ पे ऐसा क्या, और उनकी ट्रेनिंग अलग कैसे है नॉर्मल लोगों से? सी आई एम फॉरगेटिंग द कितने एल्टीट्यूड पर है, बट उसमें क्या होता है कि
लेट्स से यू आर अ सोल्जर, तो आप ऐसे नहीं कि पहले उठा के सीधा सियाचिन फेंक देंगे आपको। आपका ना 1-2 लेवल पर एक्लिमेटाइजेशन होता है कि इस पर्टिकुलर 1000 फीट आप जाएंगे तो एक्लिमेटाइजेशन होगा, फिर ऊपर जाएंगे फिर एक्लिमेटाइजेशन, फिर आप सियाचिन में जाते हैं। तो इस तरीके से रहता है। और वहाँ पर हार्श कंडीशन की वजह से आपको स्पेशल इक्विपमेंट मिलता है, स्पेशल राशन मिलता है, फिर इसलिए स्पेशल अलाउंस है क्योंकि रिस्क उतना बड़ा है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अलाउंस आई थिंक सियाचिन और सबमरीन का ही है। अच्छा। हाँ, और अगर वहाँ से हमारी आर्मी हटी तो शायद चीन कब्जा कर लेगी ना वहाँ पे। चीन नहीं, पाकिस्तान। वहाँ तो हमारा जो बैटलफील्ड जो है कन्फर्ट पाकिस्तान के साथ है, बट जो चीन ने अक्साई चीन वाला जो एरिया कर रखा है दैट इज़ आई से की इज़ अ पार्ट ऑफ बिगर कश्मीर। वो चीन ने उसकी जो टेंडेंसीज़ हैं एक्सपेंशनिस्ट वाली टेंडेंसीज़ हैं उसके तहत उसने कब्जा कर लिया। इवन अगर आप पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखोगे, इवन तिब्बत वाज नॉट पार्ट ऑफ चाइना, तिब्बत वाज अ सेपरेट एंटिटी, बट चाइना ने अपना वो नैरेटिव और एजेंडा थोक के उसको वो कर लिया। दैट्स वाई आप देखो ना कि तिब्बतीन्स और चाइनीज़ का नहीं है, इसलिए तो वो दलाई लामा भागे हुए हैं। बट चाइना अभी इतनी डोमिनेंट पोजीशन पर है कि भाई उनका कुछ हो नहीं सकता अभी। चाइना इस वक्त अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के मामले में और हर चीज़ के मामले में बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और आई कैन से विद अ फर्म बिलीव कि अगर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम चाइना से बहुत बहुत पीछे। वेदर यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ AI, वेदर यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ इक्विपमेंट्स, दे आर वे अहेड देन अस। उसमें हमें उनको अपर हैंड देना ही पड़ेगा। हो सकता है कि उनकी फोर्सेस इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, बट एटलीस्ट दे आर वेरी वेल इक्विप्ड एंड वे एडवांस देन अस, उस टाइप में है। पाकिस्तान वाले कहाँ खड़े हैं? और पाकिस्तान तो उनको रोटी मिल नहीं रही है, उनको कहाँ खड़े हों। अच्छा भाई, एक रैंकिंग करते हैं। जैसे कि अगर जैसे आर्मी की ट्रेनिंग है, जो भी सारी चीज़ है, आप रैंकिंग के हिसाब से किसको टॉप 5 में लेके आओगे? किसको बोलोगे? ट्रेनिंग के हिसाब से? ट्रेनिंग के हिसाब से या मिशन को कंप्लीट करने के हिसाब से टॉप 5 में किसको रखोगे? SAS टॉप 1, SAS स्पेशल एयर सर्विस। सेकंड आई विल से एक्चुअली मुझे लगता है कि थोड़ा वो नहीं रहेगा, जस्टिफाइबल नहीं रहेगा, बट आई कैन से कि भाई मुझे जो स्पेशल फोर्सेस पसंद है मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ। हाँ, मिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना बहुत मुश्किल है। मिशन पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ देते हैं। तो टॉप 5 में मेरी जो स्पेशल वो रहेगी तो वो रहेगा SAS नंबर 1, सील्स, फिर देन मार्कोस एंड फ्रांस की GIGN, फिर देन पैरा SF, पैरामिलिट्री, पैरा SF। ठीक है। और ठीक है, अगर हम देखें जैसे एक प्राइम मिनिस्टर हो गए और CM हो गए, इनकी सिक्योरिटी में कितना फ़र्क आ जाता है? फ़र्क रहता है सबके। अब बुक्स हैं, येलो बुक और ब्लू बुक, उनके अकॉर्डिंग सबके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए हुए हैं और प्रोटोकॉल्स वो चेंजेस होते रहते हैं थ्रेट परसेप्शन के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम CMs के पास नॉर्मल उनकी स्टेट पुलिस की ही प्रोटेक्शन रहती है, बट कुछ CMs हैं जिनको NSG का कवर मिला हुआ है। दैट डिपेंड, वो मिलता है कवर जब थ्रेट परसेप्शन उनका ज़्यादा हो, थ्रेट प्रोफाइल बड़ा हो, तो वो रहता है। तो जब रहा प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में भी ऊपर है CM से, तो ऑब्वियसली उनका प्रोटोकॉल थोड़ा बड़ा रहता है। लेट्स से कोई CM प्राइम मिनिस्टर से मिलने आ रहा है तो CM की सिक्योरिटी हट जाएगी वहाँ से और SPG ओवरटेक कर लेगी उनको। अच्छा। हाँ, लेट्स से जब NSG जा रही है कहीं और मान लो कि मैं डिफेंस मिनिस्टर के साथ जा रहा हूँ, ब्लैक ड्रेस होती है ना NSG? हाँ, ब्लैक ड्रेस रहती है, और मैं डिफेंस मिनिस्टर के साथ जा रहा हूँ और वो किसी CM से मिलते हैं, किसी ऐसे उससे मिलते हैं जो उनसे प्रोटोकॉल में नीचे है, तो NSG उनको ओवरटेक कर लेगी सिक्योरिटी में। आपने किसी पॉलिटिशियन को सर्व किया अभी तक? हाँ, डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे जो अभी करंट डिफेंस मिनिस्टर हैं, अपने UP CM हैं, उनको किया है मैंने काफ़ी लंबे टाइम। गॉट इट। ऐसा हुआ है कभी आपने देखा है कि आप पूरे सही तरीके से गार्ड कर रहे हैं, पूरा आपका स्ट्रेटेजी बना हुआ है, कोई तोड़ के अंदर आ रहा हो उस चीज़ को, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, बिकॉज आई थिंक कि जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होता है काफ़ी लेयर्स में होता है, तो एक डेटरेंस वैसे बना रहता है, तो इस वजह से शायद लोग इतना वो नहीं करते हैं, तो इतना इस तरह के इंसिडेंट नहीं हो पाते हैं। बट हाँ, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, तो जब उनका NSG कवर था तो वो क्या करते हैं कि बेसिकली जैसे उनके जैसे कोई रैली है या जो भी है, वो भीड़ में घुस जाते हैं। तो कोई चाकू वाकू भोग सकता है फिर तो? यूजली नहीं होता, बिकॉज सारे उनके फॉलोवर्स ही होते हैं।
गलती से दुश्मन तो कहीं से भी आ सकता है। नहीं, दुश्मन आ सकता है। देखो उस भीड़ में तो टू बी फ्रैंक, अगर ऐसे भीड़ में आप जा रहे हो तो इट इज़ अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। तो गलती उनकी ही है फिर। हाँ। गॉट इट। और एक नॉर्मल सिक्योरिटी और एनएसजी कमांडो में क्या फ़र्क आ जाता है? कितना फ़र्क है? हाउ डू यू डिफाइन नॉर्मल सिक्योरिटी? नॉर्मल पुलिस वाले हो गए जैसे नॉर्मल। आई थिंक जमीन आसमान? नहीं, ज़मीन आसमान नहीं कहूँगा। आई विल बी मोर पोलाइट इन दिस रिगार्ड। ओके। क्योंकि जो मतलब ऑनेस्टी के साथ बता। हाँ, ऑनेस्ट साथ बताऊंगा, क्योंकि जो पुलिस वाले भी होते हैं जो स्पेशली जो इसमें काम कर रहे थे वीआईपी सिक्योरिटी में, वो भी एक लेवल तक ट्रेंड रहते हैं। मतलब फिटनेस के लेवल पे भी? फिटनेस लेवल पर नहीं कहूँगा मैं। ठीक है, वही जानना था मुझे। नहीं, फिटनेस लेवल पर तो नहीं कह सकते। ठीक है, मैं ट्रेनिंग वाइज में बोल रहा था कि उनको ट्रेन रहते हैं। बट हाँ, अगर मैं वैसे कंपेरिजन करूँ तो हाँ, वी आर मच मोर प्रोफेशनल, मच मतलब बेटर, मतलब फिजिकली फिट टाइप्स में ज़्यादा रहते हैं। गॉट इट। जब आप छत्तीसगढ़ थे, नक्सलाइट से फाइट कर रहे थे, सामने गोलियां चल रही है, आप भी एनकाउंटर कर रहे हो, वो भी इधर से गोलियां चला रहे हैं, उस टाइम पे दिमाग पे प्रेशर होता है कुछ? प्रेशर आई थिंक ये रहता है बचना जाए। आप क्यों? वो हमें क्या है, डर नहीं लगता? नहीं, डर है भाई। अब जिस काम के लिए आपने सर मतलब अपना वो झोंक ही दिया है तो उसमें फिर डरना क्या है? मतलब एक होता है, मौत से सबको डर लगता है यार। उस टाइम तो एड्रेनलिन हाई रहता है। उस टाइम तो चंपा उसकी है, चंपा मेरी बात ये तो ये है। ठीक है। बट हाँ, ये इतनी स्टुपिडिटी वाला काम नहीं करते कि भाई गोलियां चल रही, मैं भाग कर गया, वो रैम्बो टाइप से, ऐसा कोई काम नहीं होता। बट हाँ, टैक्टिकली सारे काम होते हैं। प्रेशर फील होता है? प्रेशर फील होता है, ऑब्वियसली प्रेशर फील होता है, बिकॉज आपको इतने इंटेंस सिचुएशन, आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। हाँ भाई, किसको कैसे कहाँ से भेजना है, कहाँ से अटैक करवाना है, किस वेपन से फायर करवाना है, कि हाँ भाई मुझे इस तरह का सपोर्ट चाहिए, वहाँ पर उसको कवर दो, इसको ऐसे करो। तो इतने इंटेंस सिचुएशन में वो डिसीजन मेकिंग स्किल वो इम्पॉर्टेंट है। अगर एज अ लीडर आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, देखो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई आपका डिसीजन गलत है सही था। फ़र्क इस चीज़ से पड़ेगा आप डिसीजन लिया या नहीं लिया। जब आप बैटल में हैं या वॉर में हैं, सारे डिसीजन सही होते हैं। बिकॉज यार आपने डिसीजन लिया, कोई कैजुअलिटी हो गई, वो लोग कहेंगे गलत हो गया। बट यार आप ये देखो ना, जो कमांडर है उसने इस टाइम में एटलीस्ट डिसीजन तो लिया, ऐसा तो नहीं था खड़ा हुआ था लेकर। करेक्ट। तो इट्स वेरी इजी टू पिन पॉइंट कि अरे यार इसको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे कर लेते, वो कर लेते। बहुत वो गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके पास कभी ऐसे ऑर्डर आता है कि इसकी टांग में गोली मारना, इसको जिंदा लेके आना है, हाथ पैर पे गोली मारना, ऐसा कुछ आया है कभी आपके पास? इतना मौका क्यों देना किसी को? उड़ा देते हो? अब देखो यार, किसी को टांग पर गोली मार दी, कुछ लाए, उसको लाद के तो हमें लेके जाना पड़ेगा बाहर, और फिर वो बाद में बच जाएगा, फिर उसको फिर ढूंढते डोलो फिर। और फिर अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन हुई क्या और लोगों की, उड़ा दो भाई, हमारी जिम्मेदारी नहीं। देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा, क्योंकि वो इतना बन भी नहीं पाता इतना बात करने का ना भाई, तेरे पास इन्फॉर्मेशन है। हाँ, अनटिल अनलेस आप एकदम कोवर्टली गए, 2-4 लोग गए, सिविल कपड़ों में गए, किसी को घर से उठाना है, देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। गॉट इट। बट आप जंगल में देन उतना टाइम नहीं होता कि हाँ भाई इनपुट है तेरे पास, तो वो नहीं, ऐसे नहीं चलता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना यार, जंगल में क्या है कि धैर्य के पास हथियार है तो ये नक्सली है, धैर्य के पास हथियार नहीं तो नक्सली नहीं है। आई कैन नॉट किल यू। अगर हथियार नहीं मिलेगा मेरे पास, हाँ, तो हो सकता है मेरे पास ह्यूमन राइट्स का केस बन जाए मेरे ऊपर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप आए, मैं नक्सलाइट हूँ, मैं बैठा हूँ घर पे, मैं देख लिया एनएसजी कमांडर है, मैंने अपनी बंदूक नाली में फेंक दी, बच गया। बच गया मैं। हाँ और फिर जाती उठा के भूम। भाई, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि हम नक्सली से पूछ रहे हैं कि पार्टी किस तरफ आई थी, और पीछे से घूम के उसने फायर कर दिया हमारे ऊपर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, जो नक्सलिज्म है, इंसर्जेंसी है, इनका क्या है कि दे आर इंस्पायर्ड बाय माओइस्ट आइडियोलॉजी। भाई उनका क्या है कि जो स्टेट है ये नॉन फंक्शनल टाइप्स है। बिकॉज आप देखोगे जिस एरिया में नक्सलिज्म है, अब बहुत अच्छा एरिया हो गया, डेवलप्ड हो गया, रोड्स वगैरह बन गए हैं। नहीं, जिस टाइम मैं गया था भाई रोड्स नहीं थे वहाँ पर, और आपको पैदल चल के जाना पड़ता है। अब तो रोड्स बन गए हैं। आप देखोगे 70-75 साल बाद भी अगर इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, और अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि उस एरिया में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई तो आज़ादी से पहले वाला एरिया लगता है, तो आपको कैसा लगेगा?
तो वो मतलब ऑब्वियसली देयर इज़ अ फेलियर ऑफ स्टेट ऑफ दैट टाइम। स्टेट का फेलियर था, उतनी अंदर तक डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी। फिर उसी एक जो वहाँ पर गवर्नेंस का एक वैक्यूम था, उसी को जो नक्सली थे या जो इंसर्जेंट थे उन्होंने उस चीज़ का यूज़ करके लोगों को अपने उसमें बहलाया फुसलाया और आगे स्टेट के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। एक मैंने आपको क्रक्स बताया, मैं पूरे डिटेल्स नहीं बताया, जस्ट एक लेमन टर्म है वो समझाने के लिए। और अभी भी बचे हुए हैं कि नहीं? अब तो बहुत कम हो गया, मतलब सफाट हो चुका वी है हैव किक्ड देयर एसेस। ओके, तो वो है। गॉट इट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभिनंदन के बारे में सुना होगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वो फाइटर जेट क्रैश हुआ। उरी के टाइम पर। हाँ। तो 2019 की बात है आई गेस? नहीं, 17-18 की बात है शायद। 19 की बात है एक बार, शायद 17 की है। हाँ चलो ऐसी होगी। 17-18 का है, क्योंकि जब मैं प्रोबेशन कर रहा था एनएसजी का, उससे पहले का इंसिडेंट है। तो मैं 18 में प्रोबेशन कर रहा था। अब जैसे अभिनंदन वहाँ गिरा, पाकिस्तान आर्मी ये भी तो बोल सकती थी वो गिर के मर गया, या कुछ ऐसा बोल सकती थी और उससे उसको टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकलवाती उससे। बिल्कुल हो सकता था ये? बिल्कुल हो सकता है। आपके घर में आप चूहे के साथ क्या करो, आप किसको क्या पता चल रहा है। पर वो पैराशूट खोलते पता लग गया था कि पैराशूट खोला था तो बच गया था ये। नहीं देखो, काफ़ी सारे मतलब यू कैन, आप कुछ भी जो आपने कहा है वेरी मच पॉसिबल। पर क्या हुआ था कि जब वो जो प्लेन गिरा है, फिर वो अलग से भागते हुआ है, वो लोगों से पूछ रहा है वेदर आई एम इन इंडिया, मैं आई एम इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, उस टाइप से। तो वो वीडियो सरफेस हो गए थे। अगर उसके बाद मरता है देन फिर अकाउंटेबिलिटी तो उसके ऊपर ही आती है ना। हाँ, तो कहते वो हमारे कंट्री वाले लोगों ने मार दिया कि तुम हमारे लोगों को मार रहे थे। गॉट इट। कोई ऐसा साथी आपका कभी पकड़ा गया और उसको टॉर्चर किया होगा, ऐसा कुछ कहानी सुनी है आपने या कोई किस्सा पता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि भाई कि टॉर्चर वगैरह हुआ। बट हाँ, जब आई वॉज इन एनएसजी, शायद मे बी 22 में ऐसा कुछ हुआ था कि एक कोबरा के जवान को पकड़ लिया था नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, शायद कोबरा की टीम थी, ऑपरेशन करके लौट रही थी, प्लस में छत्तीसगढ़ की STF है ना, वो क्या बोलते हैं, DRG बोलते हैं, तो वो लौट रहे थे। तो लौटते टाइम क्या हुआ कि DRG के ऊपर अटैक कर दिया, एम्बुश कर दिया नक्सलियों ने। तो उनको बचाने के लिए गए थे कोबरा वाले, तो उसमें से एक बंदा अच्छा पकड़ लिया उन्होंने। शायद वो अपने बड़ी पेयर से अलग हो गया था, क्योंकि जब हम ऑपरेट करते हैं बड़ी पेयर में ऑपरेट करते हैं, लेट्स से यू एंड मी आर बड़ी, तो हम दोनों एक साथ ही जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। अच्छा। तो शायद वो काउंटर एम्बुश ड्रिल में कहीं वो दाएं बाएं हो गया था, इस वजह से पकड़ा गया था। बट शायद आई थिंक वो 2-3 दिन बाद आ गया था। छोड़ दिया था। छोड़ दिया था। टॉर्चर किया था और उसको? नहीं, टॉर्चर तो नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं, वो नॉर्मल सही सलामती आया था। अच्छा। कोबरा की बात हो ही रही है, तो कोबरा की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या अलग है एनएसजी से? उसमें एनएसजी से सब कुछ अलग है, बिकॉज जो उसका मैंडेट है वो अलग है। एनएसजी का मैंडेट काउंटर टेररिज्म है, कोबरा का मैंडेट जंगल वॉरफेयर है। तो उसकी वेपनरी अलग है, एनएसजी की वेपनरी अलग है, इसलिए ट्रेनिंग अलग क्या है। कोबरा का क्या है कि जंगल में लड़ना है तो उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग होती है। आपको बैटल लोड लेके जंगल में एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जंगल सर्वाइवल करना पड़ता है, जंगल की फायरिंग प्रैक्टिसेस वगैरह सब करनी पड़ती हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू एनएसजी, तो एनएसजी का अर्बन वारफेयर का था, आपको रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स वगैरह करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे रूम के अंदर इंटरवेंशन करना था, LC कि भाई क्या क्या एंट्री पॉइंट्स हैं, क्या क्या एग्जिट पॉइंट्स हैं, गेट कहाँ पर है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, बाहर खुलता है, अंदर खुलता है, कितनी खिड़की बड़ी, कितनी खिड़की है। तो इस तरह के सारे मतलब, इसलिए ट्रेनिंग दोनों अलग अलग है, बट दोनों में ही भौकाल पूरा रहता है। तो टू गिव्स यू हेड्स अप, तो मेरे साथ ये हुआ जब मैं एनएसजी प्रोबेशन के लिए जा रहा था, तो माई फादर टोल्ड मी कि भाई क्यों जा रहा है वहाँ, तो आदमी को तोड़ देते हैं। सो दिस वाज माई फादर्स वर्डिंग, क्यों जा रहा है वहाँ, तो आदमी तोड़ देते हैं। पर उनको पता नहीं था मैं कोबरा में यही काम करके आ रहा था। मैंने अपने आई हैव नेवर टोल्ड माई फैमिली कि मैं ऐसे ऐसे ऑपरेशन करके आया हूँ, ऐसे ऐसे एनकाउंटर कर रखे हैं, नेवर। उनको पता चला मेरे पॉडकास्ट के बाद। तो कुछ कहते हैं फिर उसके बाद आपको? तब तो मैं छोड़ दिया। ओके सर, सबसे टफ ट्रेनिंग आज तक की आपको कौन सी लगी है? कोबरा की, एनएसजी की, किसकी? आई थिंक इंटेंसिटी वाइज देखूँ तो कोबरा की है। बहुत ही फिजिकली इंटेंसिव, बहुत लंबे लंबे रन्स कर रहे हैं और मतलब बहुत ही फिजिकली वो डिमांडिंग है। बट मैं मेंटली और फिजिकली ड्रेनिंग वाली बात करूँ तो वो एनएसजी की है। टू गिव यू एन एग्जांपल, सो आई विल से कि
जब मैं एनर्जी प्रोबेशन करने गया था तो आई वॉज डूइंग 10 चिनअप्स वेरी कंफर्टेबली। तो 6 हफ्ते के बाद हमारा ना मिड टर्म ब्रेक होता है। मिड टर्म ब्रेक में 2 दिन की छुट्टी मिलती है, लाइक 60 आवर्स टाइप में। तो उससे पहले हमारा टेस्ट हुआ और मिड टर्म ब्रेक से आने के बाद हमारा मॉड 1 होता है। मॉड 1 मतलब आप वो स्टेज क्लियर करोगे तब मॉड 2 में जाओगे आप, अगर वो फेल हो जाते तो वापस। तो मिड टर्म ब्रेक से पहले हमारा टेस्ट हुआ तो मैं 1 या 2 चिनअप कर पा रहा था। तो इस तरह की हालत हो गई थी। मैं रस्सी नहीं चढ़ पा रहा था। एक बार रस्सी से ऊपर चढ़ गया तो नीचे आ गया, फिर दोबारा चढ़ ही नहीं सकता। मैं एक जगह लटका रह सकता हूँ पर मैं अपनी बॉडी को ऊपर नहीं खींच पा रहा था। तो ये इसलिए हो गया था कि मसल्स इतने फटीग हो गए थे कि रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। रात दिन लगे हुए हैं। रात मैं वही था ना, जैसे उस्ताद ने कहा था बेड नहीं पकड़ने दूंगा। तो उस वजह से क्या है, वर्कआउट पूरा हो रहा है और बॉडी को रिकवरी नहीं मिल रही। लेट्स से आप जिम जाते थे, आपको पता होगा कि भाई वर्कआउट रिकवरी वो ऐसे हैंड इन हैंड चलता है, राइट? तभी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। तो हमारी मतलब वो मेरा ख़त्म हो चुका था। मुझे लग रहा था कि यार हो सकता है कि मॉड 1 के बाद मुझे वापस यूनिट जाना पड़े अपने। बट गॉड वॉज काइंड इनफ। मेरे उस्ताद ने मुझसे बोला कि साहब ये सबके साथ होता है, आप पहले नहीं हो, आप रेस्ट करना, जाके सिर्फ सोना है आपको, कुछ नहीं करना। मैं सोया करीब 60 घंटे में से 55 घंटे सोया हूँ मैं। 55 घंटे सोया हूँ मैं। एंड जब मैं आया हूँ तो मैंने आराम से 12 चिनअप किए अपने, फर्स्ट क्लास। बॉडी रिकवर हो गई। और मुझे पता जब मैं सो रहा था तो मेरे एक एक मसल में इतना दर्द हो रहा था कि पूछो मत। जैसे कार्टून्स में दिखाते बॉडी में से धुआं सा निकल रहा होता है, ऐसा लग रहा था ऐसा निकल रहा है। तो उस तरह का हो जाता है। और क्या कहते हैं, जब आप ट्रेनिंग करते हो तो ऐसा लगा कि अब हिम्मत हो, ख़त्म, बस अब नहीं हो रहा मेरे से, अब छोड़ो, ये दिमाग में आता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो थोड़ा सोचने का तरीका ये है कि अगर जब आप किसी चीज़ से बच नहीं सकते ना, आप उसको एंजॉय करना शुरू कर दो। तो मेरे साथ वो हो गया था। आफ्टर मिड टर्म ब्रेक आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई मतलब वो वाला फेज़ कि सारे ऑफिसर हैं, सब एक साथ हो रहे हैं। कोई वहाँ पकड़ा गया, उसको पेल दिया उस्ताद ने। तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स करके यू स्टार्ट एंजॉइंग द ट्रेनिंग। ऑब्वियसली मतलब जब खुद के ऊपर रगड़ा चल रहा होता है तो एक हमें पनिशमेंट मिली कि अफसर ने बोला कि ठीक है सारे अफसर आ जाओ, एक बाल्टी रख दी करीब 10 लीटर की, कह रहा हो कोई पसीने से निचोड़ के भरनी है ये। 10 लीटर की? हाँ। अरे बहुत। हम 18 ऑफिसर थे, तो कोई पुशअप करे जा रहा है, कोई बर्पीस कर रहा है ताकि पसीना आए, निचोड़ के भरें उसको। तो करीब हमने पानी पीते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। भर गई थी बाल्टी? भर गई थी, लग गई थी। यार कितनी खतरनाक ट्रेनिंग है। एक नॉर्मल इंसान से तो बहुत अलग लाइफ होती है आपकी। नहीं यार, हम नॉर्मल ही होते हैं। नॉर्मल नहीं होते भाई, इतनी टफ ट्रेनिंग, इंटेंस, ये सारी चीज़ें मतलब कोई एक आम आदमी नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ, मैं वैष्णो देवी गया, 17 घंटे की चढ़ाई उतारा, एक दिन में करा। मैं ऐसा हो गया था, आज के बाद मैं दोबारा ट्रैकिंग पे नहीं जाऊँगा, मुझे नफरत हो गई ट्रैकिंग से। और वो रोज़ का काम है आपका? नहीं, रोज़ का नहीं है। मैं एनर्जी प्रोबेशन के बाद वैष्णो देवी गया था, तो मैं दर्शन वाला टाइम हटा दूँ तो आना जाना मेरा शायद 5.5 घंटे में हो गया था, 5 घंटे में। तो उसके बाद भी लग रहा था दोबारा वो आते हैं, टाइम है। हमारी ट्रेन अगले दिन थी। भाई एक बात बताइए, सबसे इंटेंस सर्वाइवल आपका कब रहा है कि अब मतलब बहुत ही इंटेंस हो गया, मतलब ये हमारे पास रिसोर्स खत्म हो गया, ये रिसोर्स खत्म हो गया? ये एक्चुअली मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक बार हमारी बेसिक ट्रेनिंग में हो गया था। हमारी बेसिक ट्रेनिंग में एक सर्वाइवल करके, जंगल सर्वाइवल करके 7 दिन का वो होता है, सर्वाइवल होता है, जो जब बेसिक ट्रेनिंग खत्म हो उसके एंड में होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें, अगर आपने एरिया सुना होगा कि हरियाणा में नूह मेवात वाला, उस साइड लेके जाते हैं, जंगल कैंप होता है हमारा। तो हम 7 दिन वहाँ रहे थे। और सोचो जून के महीने में वहाँ छाया के लिए तरसते थे हम। वहाँ लू चल रही है, हम रेत में पड़े हुए हैं, थोड़ी सी बस मुंह पे छाया आ रही है, उसको लेके पड़े हुए हैं, धूल उड़ रही है, मुंह पे रेत जमा पड़े हुए। तो एक वो था, उस टाइम लगा था कि यार कहाँ ही आ गए हम। वो बेसिक ट्रेनिंग की बात थी। फिर प्रोबेशन में मतलब मोमेंट्स आते हैं जहाँ आपको लगेगा कि यार बहुत हो रहा है उस टाइप से, बट वो नहीं था। बट एक ऑपरेशन में ऐसा हुआ था कि जहाँ मैं और मुझे मतलब मेरी टीम को कीड़े वाला पानी पीना पड़ा था। कीड़े वाला पानी? कीड़े वाला पानी क्या था उसके अंदर? उसमें यह होता है कि एनकाउंटर वगैरह हुआ था हमारी टीम का, शायद दूसरे या तीसरे दिन ऑपरेशन के। तो उसमें यह था कि बोल दिया था कि चलो ठीक है, वाइंड अप करो और फॉल बैक टू द हेडक्वार्टर्स। तो हमें लगा ठीक है यार, पानी इतना क्यों कैरी करके जाना, 5-6 किलोमीटर जाना था आगे, तो
वहाँ गाड़ी आ जाएंगे, उसमें जाना है अपना यूनिट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने हार्डली इतना आधा लीटर पानी रख लिया बैग में। तो लाइक जैसे हम पहाड़ से उतरे ही थे, बस फुटहिल्स में आए थे, ऑर्डर आया कि नहीं कल एक एरिया है वहाँ से इनपुट आ रहा, उसको सर्च करके, शाम हो गई थी, सर्च करके कल फिर तब निकलना है। उससे पहले हम पानी फैला चुके थे। अरे बाप रे। और ये भी जून का महीने, मई जून की बात है। तो ठीक है यार, अब आधा लीटर पानी कितना चले, क्योंकि हमें पहाड़ भी चढ़ना था ऊपर, करीब 300-400 मीटर ऊपर जाना था। और ठीक है, वो पानी ख़त्म हो गया। फिर रात हमने ऐसे काटी है, चुप रहो बोलो मत। और फिर पानी, वो कीड़े वाला पानी कहाँ से? कीड़े वाला पानी जब सुबह हुई, मैंने कहा यार अब, क्योंकि रात को भी तो प्यास लगती है आपको, क्योंकि आप पहाड़ के ऊपर रुके हुए, तो वहाँ से भी तो गर्मी आ रही है, वहाँ से भी तो वाटर लॉस हो रहा है आपको। तो मैंने बोला यार ऐसे बात नहीं बन पाएगी, वी वांट बी एबल टू सर्च। और हम ये चीज़ यूनिट में नहीं बता सकते कि हमने ये फकअप करके बैठे हुए हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, बिकॉज बीइंग सबके पास ही खत्म हो गया था यार, एक दो के पास था, उन्होंने शेयर कर दिया। और अच्छा, नहीं समझे, हाँ, मतलब कुछ समझदार भी थे, बट अब एक दो समझदार होने से फ़ायदा नहीं है ना। हाँ। अब लेट्स से कि यार मेरे पास आधा लीटर पानी हो तो मैं अपनी रात निकाल लूँगा, इतना हो जाएगा, पर वो पानी भी तो नहीं था। और किसी के पास एक आध बोतल में था, सबको एक एक घूंट दे दिया उसने। अब 20-22 लोग हैं तो कितना ही, मतलब 2 लीटर की बोतल भी है तो एक एक घूंटी तो आएगा उसमें से। सो ये हो गया था। तो मैंने अपनी टीम में बोला यार आप जाओ, गांव थोड़ा सा पास में है, अराउंड 1 किलोमीटर के एरिया में है, देखो यार कोई पानी का पॉइंट होगा। तो फर्स्ट लाइट में मैंने 3-4 लोगों को भेजा, वो गए शायद 300-400 मीटर दूर बाद, उनको एक वो मिला, ज़मीन से पानी निकल रहा होता है, कह रहा सब पानी मिल गया पर वो उसमें कीड़े वीड़े तैर रहे हैं। मैंने लिया, और हमने उससे बड़ा एक फकअप ये कर दिया था कि हमें एक्चुअली पानी साफ़ करने के लिए गोलियां भी मिलती हैं, और एक फ़िल्टर टाइप्स भी आता है। अच्छा। हम वो भी लेके नहीं आए थे उस दिन। वो एक्चुअली क्या है, टीम में 2-4 लोग लेकर आते हैं, तो शायद भूल गया जो भी। आप उस टाइम वो गलती निकालने वाला टाइम नहीं होता ना, उस टाइम तो यार आपको सोल्यूशन चाहिए। पानी कहाँ से, नाली का पानी निकाल लिया? वो नहीं, वो ज़मीनों से पानी आ रहा था वो। अच्छा। उसमें वही कीड़े वीड़े तैर रहे थे, और उस टाइप से धीरे थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था उसमें। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा जितना हो सकता है छान छून के ले आओ। तो वो 5-6 लोग गए और 8-10 बोतल भर लाए वो। तो उस बोतल को थोड़ी देर रखा उसमें, तो पहले वो कपड़े से छान के लाए, फिर उस बोतल रखा, फिर उसमें और मिट्टी बैठी, फिर थोड़ा थोड़ा पानी पी के फिर हमने वो एरिया सर्च किया। दोपहर को 2 बजे जाके हमारा डी इंडक्शन हुआ। और वो पानी से किसी की तबीयत खराब, पेट खराब कुछ? थैंक गॉड नहीं हुआ, बच गए। बट ये है कि आई कैन सी कि उसमें छोटे तो तैर रहे हैं वो सब। मैंने कोई नहीं, अब देखा जाएगा, डॉक्टर ही देखेगा, जिंदा तो रहना है भाई। जो ताज में हमला हुआ था, ताज होटल में मुंबई अटैक्स, तो उसमें बाद में एनएसजी भेजे थे हेलीकॉप्टर से। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं भी एनएसजी कमांडो, और ये जितने बैठे सब एनएसजी कमांडो, हमारे पास ऑर्डर आया कि जो आतंकवादी हैं उनकी फाड़ के उन्हें निकालना है बाहर। ओके। अब वही ताज में है, तो आप क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे, कैसे करना है? ओके सी, अभी स्पेशली आफ्टर मुंबई अटैक्स जो पहले 2008 में हुआ था, जब मुंबई अटैक, आप ये कह सकते हो कि एक वाटरशेड मूवमेंट था इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए। उसके बाद ये हो गया था कि कमेटी बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि भाई हर एक स्टेट की ना एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर एक यूनिट होनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र ने फोर्स 1 बनाया है अपना, तेलंगाना ने ऑक्टोपस बनाया है, तो इनकी एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर एनएसजी के ही ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पर रेज किया गया उन्होंने। तो खुद की एक स्पेशल फोर्स, मतलब स्पेशल यूनिट, टैक्टिकल पुलिस यूनिट होनी चाहिए, ताकि उनके स्टेट में ऐसी कोई आती है एटलीस्ट दे कैन रिस्पॉन्ड फर्स्ट, एनएसजी फिर बाद में आ जाए। और लेट से आप कहते हैं कि किसी ऐसे स्टेट में जाता है जहाँ एनएसजी नहीं है, तो उसमें क्या है कि एनएसजी की अब ड्रिल सेट है, पहले की तरह नहीं है कि भाई 2 दिन लगेंगे तब वो एनएसजी वहाँ पहुँचेगी। अगर ऐसा इंसिडेंट कोई होता है तो विद इन हाफ एन आवर एनएसजी विल बी रेडी ऑन द टारमैक इन द प्लेन विद देयर फुल इक्विपमेंट दिल्ली में, और फिर आप कहीं भी भेज सकते हो उस प्लेन से, वो है। अब जैसे वही मैं ताज का एग्जांपल ले रहा था कि हम कितने 4-5 लोग हैं, आतंकवादी की हमें कोई खबर नहीं है अंदर कहाँ किस रूम से क्या हो रहा है, आप क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे? मतलब एनएसजी के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? स्ट्रैटेजी वही रहेगी, लेट्स से कि मैं एक मोटी चीज़ों में बात करूँ कि भाई कितने फ्लोर्स का है, ठीक है, कितने रूम्स हैं, कितने कोई हॉस्टेजेस है या नहीं है, वो भी देखना पड़ता है। हॉस्टेजेस हैं तो फिर आपका ऑपरेशन और क्रिटिकल हो गया, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा होता है कि लेट्स से आपको पता लग गया कि हॉस्टेज है, तो आप उसमें फायर भी नहीं कर सकते ऐसे, बिकॉज कोलेटरल डैमेज का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। और ऐसा इंसिडेंट, मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो है
तो टेररिस्ट है जो भी मिसक्रिएंट है वो इट विल टेक फुल यूज़ ऑफ दैट हॉस्टेज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब आतंकवादी है, हॉस्टेजेस उनके साथ है और वो दबा के गोलियां चला रहा है बाहर भी और अंदर भी मार ही रहे हैं, अच्छा। ठीक है। एडवांटेज ये है कि हॉस्टेजेस हैं उनके पास। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो अंदर है पर वो तब भी मारेंगे ही मारेंगे उन्हें, ऐसा तो नहीं, वो उन्हें ढाल तो बनाएंगे लेकिन वो मारेंगे भी उन्हें। तो एज अ एनएसजी कमांडो आप क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे, हमें अंदर जाना है या नहीं जाना? देखो सबसे जो मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन है ना वर्ल्ड का, दैट इज़ रूम इंटरवेंशन, जहाँ में आपको गोली लगने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आपने ये सिनेरियो बताया कि भाई टेररिस्ट बैठे हुए हैं, हॉस्टेजेस भी हैं, ठीक है, और आप रूम से एंटर नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें दो ही सिनेरियो बनते हैं कि या तो कोई आप एंट्री पॉइंट देखो जहाँ से आप सरप्राइज करके तब आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, क्योंकि गेट से तो आपने उसने बैठा हुआ लेके नहीं करने दे रहा कुछ भी, ठीक है। नहीं तो फिर आप बर्जिन करो और सीधा ठोक दो सबको। ताज वाले सिनारियो में ही था, छत से गए, आगे पीछे से बड़ी जगह थी तो कहीं से भी पॉइंट ढूंढ लिए। राइट। अगर कोई छोटी जगह होती तो बहुत दिक्कत होती। ट्रेनिंग में वही मैं कह रहा हूँ, छोटी जगह है तो ट्रेनिंग में देखो, जब हम रूम इंटरवेंशन की ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे टारगेट्स भी ऐसे होते हैं कि हॉस्टेज को नहीं मारना है, सिर्फ टेररिस्ट को मारना है। बट वही कि वहाँ तो टारगेट स्टेबल ही रहता है, ऐसी मतलब ज़्यादा रोटेट करेगा, अप एंड डाउन होगा। यहाँ तो क्या ऐसे ऐसे भी हिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो कोलेटरल डैमेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर यही ऑप्शन बचा है तो। पता है एक मीडिया भी खेल खराब करती है कि जब ये हो रहा था ना तो वो वीडियो बना के डाल रहे थे लाइव, और जो उनके आका थे वो देख रहे थे और फिर वो सारी इंटेल वहाँ पे जाती थी, फिर उससे वो पता लगता था वापसी भेजो, ये करो। राइट। तो मीडिया से भी होता होगा ना, मीडिया से कुछ चीज़ें तो हमें कॉन्फिडेंशियल रखनी ही पड़ती होंगी ना। हाँ, तो बहुत सारी उसके लिए शायद अभी गवर्नमेंट ने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी आए ना कि ऐसी कोई लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं करनी जहाँ पे फोर्स का मूवमेंट वगैरह कुछ हो रहा। अभी मैं शायद पढ़ रहा था अभी 1-2 दिन पहले ना, तो ऐसा कुछ निकाला है कि गवर्नमेंट ने जहाँ भी फोर्सेस का मूवमेंट वगैरह हो रहा है, सो पीपल आर प्रोहिबिटेड टू पोस्ट दोज पिक्चर्स और वीडियोस ऑन द मतलब ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और एक और चीज़ है, जैसे हमने वही बोला था, पाकिस्तानी वालों को कूट के आ जाते हैं, वो ऊपर बैठे हैं, तो क्या वहाँ टेक्नोलॉजी है, ड्रोन से देख सकते हैं कितने लोग हैं वो हाँ, बिल्कुल अब तो टेक्नोलॉजी है ना, तो आप ड्रोन से देख सकते हो। अच्छा, तो वो देख लेते हैं और उनको पता नहीं लगता कि रेडार वगैरह में वो ड्रोन दिख रहा है या कुछ ऐसा है? देखो, रेडार की भी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, और ड्रोन ही आपने छोटा सा भेजा उसमें आएगा ही नहीं ना वो। अच्छा, हाँ, तो बड़ी चीज़ों को वो टारगेट मतलब हर तरह का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रडार्स हैं। अब अच्छा, लेट्स से कि आपने पहला वाला बताया कि भाई पहाड़ी के ऊपर बैठना है, अपन करना है, सबसे बेस्ट तो वो है कि आर्टिलरी से कर दो। नहीं तो यार जो आजकल यूक्रेन में चल रहा है कि मिसाइल नहीं, ड्रोन से ही बम नीचे गिर जाए, हाँ, ख़त्म। मतलब अपने सोल्जर्स को अपने क्यों उनको दाव में लगाना। टेक्नोलॉजी आजकल आप देखो ना कि जो यूक्रेन रशिया वॉर में, यही तो सबसे ज़्यादा, द वॉर हैज़ बिकम मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। ड्रोन से तो बम गिराए जा रहे हैं, कितने सारे बम गिराए उन्होंने। और भारत में हम कितना % टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अभी? आई थिंक वी आर इवॉल्विंग। हाँ, तो वो प्रोक्योरमेंट वगैरह चल रहा है, ड्रोन्स वगैरह अलग अलग, मतलब थिंग्स आर मूविंग, बट आई थिंक स्लो है शायद थोड़ा। मैंने सुना था आपके कहीं आप बोल रहे थे ब्लड की स्मेल बहुत गंदी होती है। हाँ, एक्चुअली बहुत बुरी होती है, बहुत गंदी होती है। मतलब कैसी, क्या? सूख जाता है ना तो बहुत गंदा स्मेल करता है वो। अच्छा, सूखने के बाद स्पेशली ये जब वो बताया ना अपने बंदे की कैजुअलिटी हो गई थी। अच्छा, वो जॉ लटक गया था। राइट, उसके बाद। ठीक है, थोड़ा सा वेपन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, है ना। आपने आज तक कौन से वेपन चलाए हैं? यार ये तो याद भी नहीं है। बोलो जो भी याद आ रहा है आप वो बताओ। ओके। ग्रेनेड चलाया आपने? हाँ। ग्रेनेड का इम्पैक्ट कैसा रहता है? ग्रेनेड का ऐसा रहता है कि स्प्लिंटर लग गया तो बॉडी में घुस जाता है और बॉडी में सेप्टिक कर सकता है, अंदर रह जाए तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेनेड फेंका, इस रूम में फेंका तो हम सारे मर जाएंगे। सब मर जाएंगे? हाँ, वो बंद जगह पे ज़्यादा काम करता ना? नहीं, एक्चुअली उसका रेडियस रहता है इम्पैक्ट का। अच्छा, हाँ, उसका इम्पैक्ट का रेडियस रहता है। मैं वो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलते ना तो उसमें बोलता था ग्रेनाडा बोलता था ग्रेनेड को। सो उसमें वो दिखाता था प्रोबेबिलिटी, जैसे तो आपने अंदर फेंका बंकर में तो ज़्यादा वो इम्पैक्ट करेगा, बाहर फेंका तो वो कम इम्पैक्ट करता है। अगर जैसे हम खुले एरिया में बैठे हैं और ग्रेनेड यहाँ आके फटा तो हम उड़ जाएंगे सब। हाँ, मतलब उड़ इन द सेंस कि हम बुरी तरह, मतलब चलो कुछ तो मर ही जाएंगे बट बुरी तरह घायल हो जाएंगे, मतलब बचने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी।
क्योंकि जो उसके स्प्लिंटर्स हैं हमारे क्रिटिकल ऑर्गन्स में घुस जाएंगे। और रॉकेट लॉन्चर जो होता है वो उसमें क्या है कि वो दो तरीके से फायर होता है। एक तो आप डायरेक्ट फायर करके मारते हो कि सीधा लिया निशाना मार दिया, दूसरा उसका एरियल बर्स्ट भी होता है, मतलब 500 मीटर जाएगा 600 मीटर जाएगा और वहाँ फट जाएगा ऊपर, उसका इफेक्ट नीचे आता है। क्या इफेक्ट आता है उसका? मतलब स्प्लिंटर्स वगैरह सब नीचे आता है फिर। अच्छा, हाँ, दो तरीके से फटता है वो। चलाया आपने? हाँ। और क्या चलाया आपने? ओके, ग्रेनेड हो गया, CGRL हो गया, LMG होगी, दो तरह के LMG हैं, एक 5.56 एक 7.62। 7.62 वो भी बहुत भयंकर वेपन है, वो है। फिर उसके बाद MMG हो गया, AGS हो गया, एंड मोटार है। मोटार में भी दो हैं, एक 2.5 इंच वाला है, 51 mm मोटार है, एक 81 mm मोटार है, वो है। एंड रही बात राइफ़ल्स की तो X95 है, AK है, AKM है, एंड ट्रायल्स के लिए कौन सा एक घातक करके आया था वो भी है। इंसास हो गया। एंड MP5 के बहुत सारे वर्जन्स हैं, 3-4 वर्जन्स हैं MP5 के, हैकलर एंड कॉच के, वो है। फिर 6 वायर का भी एक वो आ गया है, MP5 का वर्जन वो है। 6 वायर की राइफ़ल है, 5.56 है, वो है। स्नाइपर राइफ़ल्स हैं, ड्रैगनॉव है, एक PSG करके है, वो है। एक M14 मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक वो स्नाइपर राइफ़ल है, वो भी फायर किया है। और जब मैं NSG में लास्ट टाइम था तो कुछ 2-3 राइफ़ल्स आई थी ट्रायल्स के लिए, उनको भी फायर किया था। बाकी एक बार मार्को के साथ गया था तो वहाँ टैब और फायर वगैरह किया था मैंने, तो वो है। फेवरेट वेपन आपका कौन सा रहेगा, मतलब जिसको आप हमेशा चलाना चाहोगे? एक बार बता चुके हो, लेकिन फिर भी बड़े वेपन में अगर आप बोलोगे बड़े वेपन में तो जिसमें मतलब शांति चाहिए, आराम, चिकचिकबाजी नहीं चाहिए, तो स्नाइपर। अपना दूर से फायर करते रहो, मज़े लेते रहो। ठीक है। आपने ज्वाइन क्यों किया है? आपके दिमाग में क्या था कि मुझे यही चीज़ ज्वाइन करनी है? यार धैर्य, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि फ़ौज ज्वाइन करनी है। फ़ौज ज्वाइन कर ली तो ये कोई प्लान नहीं था कि कोबरा में जाना है। कोबरा में चले गए तो ये भी कोई था नहीं कि भाई NSG जाना है। वो क्या है कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता रहा और मैं उस तरफ चला गया। कोबरा में मतलब कोबरा के लिए मोटिवेशन बना उसकी यूनिफॉर्म से। फिर पता चला कि यहाँ तो ऑपरेशन भी मज़ेदार होते हैं यहाँ तो, मतलब एकदम फुल टू एक्शन टाइप्स भरा हुआ वो मिलेगा माहौल। मैं कह यार ये भी लाइफ जीनी चाहिए, तो उस तरफ चले गए। फिर वहाँ से जब मेरा कोबरा टेनर पूरा होने वाला था तो फिर आई हैड अ चॉइस की या तो CRPM सर्व करो या कोई डेपुटेशन में जा सकते हो। डेपुटेशन के लिए मेरे पास SPG ऑप्शन था और NSG था। तो मैं सोचा कि SPG की तो कोई यूनिफॉर्म है नहीं, NSG में चलते हैं। और SPG की एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज़ है और दे आर वेरी गुड एट इट। NSG क्या है कि वो मल्टी उसमें है, मतलब CT में है, VIP सिक्योरिटी में है और भी बहुत सारे रोल्स हैं। तो मैं सोचा यूनिफॉर्म भी है, अब काली वर्दी पहनने को मिलेगी और इतना सारा एक्सपोजर मिलेगा, तो मैं ऐसा इसमें चलते हैं। फिर NSG का प्रोबेशन अलग है, वो है। SPG में इस तरह का प्रोबेशन नहीं है, उसका थोड़ा अलग प्रोबेशन चलता है, जो बिकॉज थिंग इज है उसका रिक्वायरमेंट अलग है। आप जैसे कभी किसी मिशन पे गए, एक गोली आपके बिल्कुल सिर के ऊपर लगी थी, है ना, और सोते सोते ऐसे इंसिडेंट याद आते हैं कुछ, एकदम से कुछ हुआ, झटका लगा, दिमाग काम कर रहा है? नहीं, ऐसा जैसे एक बार क्या हुआ कि हम रात को रेस्ट कर रहे थे तो एकदम से कुछ मूवमेंट की आवाज़ आई, मतलब पत्तों में जैसे। तो ऐसा नहीं कि मैं ही, मतलब और लोग भी टीम एकदम अलर्ट हो गए, बंदूक वगैरह ले ली, बट पता चला कि कुछ शायद वो जंगली जानवरों का कुछ झुंड था, वो पास हो रहा था वहाँ से। अच्छा, तो इस तरह का हो जाता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब ऐसे कोई मूवमेंट होते हैं एकदम से तो सब अलर्ट हो जाते हैं, सबकी वो एक मसल मेमोरी में है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ, तो सब अपने वेपन ढूंढते हैं पहले। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली हाँ, अपना वो हम वेपन ही रख के सो रहे होते हैं अपने पास, चाहे हम 1 नंबर करने जा रहे हैं, 2 नंबर करने जा रहे हैं, वेपन साथ में जाएगा। चाहे पानी लेके मत जाओ, वेपन साथ जाएगा। और आपने जंगलों में रहते हो आप, तो कौन कौन से जानवर देखे आपने आज तक? जानवर यार, हम मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट इनमें ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो एलिफेंट हो गया, हिरन हो गए। शेर देखा? शेर तो नहीं मिला, क्योंकि वो आपको पता है एज अ जो जानवर शेर है वो थोड़ा डिस्क्रीट ही रहता है। उसको दिखेगा कि भाई बहुत सारे लोग घूम रहे हैं तो ही वॉन्ट कन्फ्रंट। मुझे दिखाई दिया था। आपको दिया था?
हाँ, तो आप ऐसा घूमने गए होंगे राइट, जैसे मैं जंगल मिशन पे सफारी, नहीं था। जंगल सफारी टाइप से उस टाइप में। हाँ मतलब ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे तो सड़क क्रॉस करके जा रहा था। अच्छा अच्छा रात के टाइम नैनीताल के साइड, अच्छा 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 तो वहाँ पे दिखाई दिया था। ओके ओके बट वो देख के अलग एक्सपीरियंस था हमारा, इतना बड़ा ऐसे देख के लगता है ओके मतलब मेरे से भी बहुत तगड़ा, ओके। मैं चलो इसमें डबल मान लो। आपको आपने कितनी दूर से देखा था? बस ये गाड़ी है जितना ये पौधा आपके पीछे रखा है इतनी दूर से देखा गाड़ी ये के तो फिर भी मेरे से 5 गुना ज़्यादा दूर हो गया। हाँ। मैं जमशेदपुर गया था ऑपरेशन करने, जमशेदपुर एरिया में, तो ऑपरेशन वो डिले हो गया था तो अगले दिन होना था। हम सोचे चलो जमशेदपुर घूम कर आते हैं। तो जमशेदपुर में एक ज़ू है, तो हम ज़ू में चले गए। तो हम विद यूनिफॉर्म उसमें थे, मतलब ऑपरेशन यूनिफॉर्म में। तो जो ज़ू का मालिक था उसके पास चले गए, बोला सर आपको शेर दिखाता हूँ। तो शेर का पिंजरा है, मतलब पिंजरा और शेर के बीच में हम ही, मतलब पिंजरा ही था बस। और शेरनी थी सॉरी, उसके 2 बच्चे थे। तो बच्चे हमारी तरफ आके मतलब वो थोड़ा कर रहे थे। शेरनी ने भाई जो धाड़ा है ना उधर, लिटरली भाई कसम से बता रहा हूँ, जो उसके जो रोर था ना, मतलब लिटरली मतलब कोई वैसा बंदा हो तो मतलब हार्ट अटैक भी आ सकता है, इतना तेज था उसका रोर। भाई कभी आपने मौत को बिल्कुल बहुत करीब से देखा है? जिस दिन लगाओ आज काम खत्म। उस टाइम नहीं पता चला, बाद में पता चला कि तो बाल बच गए। जैसे फर्स्ट एनकाउंटर हुआ जिसमें सर के ऊपर लगा था, फिर दूसरा जो तीसरा एनकाउंटर था जिसमें हमने लोगों को मतलब किल्स किए थे, एक जो था ना बदला लिया था जिसका, तो उसमें जब हम बिल्कुल नाले के अंदर थे तो गोलियां जैसे हमारे ऊपर से जा रही थी। तो हमें बाद में पता लगा कि वो कितना रिस्की, मतलब एक रिस्की कॉल था मेरा कि मैं नाले के अंदर उतरा और मेरी जो 2 टीमें ऊपर लगी हुई थी उनका फायर मेरे ऊपर ही आ रहा था। सो दैट वाज अ मतलब क्लोज कॉल आई विल से। और वो बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं कितना मतलब डेंजरस था, कि अगर गलती से हम कुछ उठ के जाते या कुछ करते तो वी कुड हैव गॉट शॉट उस टाइप से। क्या चीज़ मुश्किल है, गोली खानी या फैमिली से दूर रहना? देखो इसको मैं आंसर करूँगा ऐसे कि क्या आसान है, बिना खाए रहना, बिना पानी पिए रहना। मतलब एक टाइम तक आप सबसे रह सकते हो बट अल्टीमेटली चाहिए सब कुछ ही। एक और चीज़ आनी है भाई, ऐसा क्या होता है, मतलब इतना जुनून कहाँ से आता है? मतलब क्या इसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि नहीं हमें करना है, देश के लिए करना है? ओके चलो, एक देश एज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमेशा रहता है, बट एक वो रहता है कि एक अपनी टीम के लिए करना है, अपनी यूनिट के लिए करना है। बट हाँ इसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ एटलीस्ट ये कभी नहीं हुआ कि मुझे अपने लिए करना है जब ये जुनून वाली बात आई। हाँ प्रोफेशन के लिए हमेशा वो रहा है कि नहीं यार मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी करना। उस टाइप से मेरा एक हमेशा एक माइंडसेट रहा है कि यार मुझे कुछ ना कुछ सीखते रहना है। बिकॉज जहाँ मेरे लिए लर्निंग बंद हो जाती है ना तो मैं बोर होना शुरू हो जाता हूँ। तो मेरे अंदर वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ी सी खुजली रही है कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। और जैसे ग्रेहाउंड्स का था, ग्राउंड जाने से पहले मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ पड़ा था, बैडमिंटन खेल रहा था, मेरा ट्विस्ट हो गया था। तो इवन आई रिक्वेस्टेड विद माई CEO कि भाई मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, आप किसी और को भेज दो और अगला जो आएगा कोर्स में आई एम वॉलंटियरिंग फॉर दैट। कह रहा नहीं तुमको ही जाना पड़ेगा। तो मैं ट्विस्टेड एंकल के साथ गया और फिर वही है कि जब अपना ये हो जाता है कि भाई अब इससे बच नहीं सकते तो फिर इंजन गर्म हुआ, फिर दर्द कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। फिर प्रोफेशन ख़त्म हो गया और बढ़िया, मतलब आई पास विद फ्लाइंग कलर्स टाइप्स में। जैसे अभी वॉर हो जाए और आप अपनी फैमिली के साथ हो, घर पे क्या भूल के निकलोगे फिर? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। घर वाले जान देंगे? नहीं घर वाले तो आई डोंट थिंक तो किसी के जाने देते हैं। वो तो ये है कि दूर है तो दूर से दूर निकल जाए, पास से तो फिर मुश्किल सा हो जाता है राइट। मतलब मुझे ऐसा लगता है। बट ऐसा कुछ होगा तो चले जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, फॉर ग्रेटर गुड जाना ही चाहिए जी। मैं अगेन वही हॉलीवुड मूवी ज़्यादा देखते तो उसमें एक्शन बहुत तगड़ा रहता है, गोली। रियल और रियलिटी में मतलब कितना फ़र्क है रियल और रियलिटी में? आयल से 19-20 का तो बिल्कुल नहीं है। बट
10 और 100 का तो है, बहुत चेंज रहता है। बहुत ज़्यादा चेंज। अब आप फॉर एग्जांपल उरी मूवी है, ठीक है, आप देखिए, मतलब सभी ने देखी होगी। उरी मूवी में सीन है कि भाई वो वाटर के अंदर, पानी के अंदर से लेक में रहता है, गोली मारता है और बंदा नीचे गिर जाता है। भाई नहीं होता ऐसे। वो ये आता ना कि जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो जब गोली भी निकलती है ना, तो जो पानी के अंदर से उसका भी मीडियम चेंज होता है। तो गोली भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट सर पे लगी और बंदा गिर गया। थोड़ा सा ड्रामेटिक बना देता है। थोड़ा, मतलब ऑब्वियसली, मतलब वो मूवी इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, तो मुझे लगा थोड़ा सा टेक्निकल वाला वो है। एंड वो एक्टर कौन था उसमें? विकी कौशल। हाँ, वो बंदूक छोड़ के लड़ने लग गया हाथ पैरों से। ऐसा तो नहीं होता है कहीं। कितना टाइम होता है, और इतने उसके बाद ना आपके अंदर ताकत नहीं बचती कि आप हाथापाई पे उतरो। क्योंकि मुझे पता है कि जब एनकाउंटर्स वगैरह होते हैं ना, और लेट से हमारा एनकाउंटर 1 आध घंटा चला है, जब एनकाउंटर ख़त्म होता है ना, बॉडी इतनी वो हो जाती है ना, एकदम मतलब जान से निकल गई हो, उस तरह का हो जाता है। और यार दिस इज़ टोटल बुलशिट। आप बंदूक के मारो ना उसको, मतलब क्या प्रूव करना चाह रहे हो? कौन देखने आ रहा है कि तुमने लात घूंसे से मारा था उसको? करेक्ट। जो पहलगाम वाला भी सीन हुआ है, अब वहाँ पे नेवी ऑफिसर भी था वो, हाँ, है ना, तो वो भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जब आतंकवादी आएगा ना, वो बंदूक के साथ रहेगा और डिस्टेंस में रहेगा, भाई करके हाँ, दिखाओ। राइट। शूट कर देगा, चाहे कितने फुर्तीलो कितने भी हो, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास हथियार होता उस टाइम पे, तो आप क्या स्ट्रैटेजी बनाते? अगर आप खाली अकेले आप होते नहीं, फिर ये एटलीस्ट लेट्स से मैं अकेला होता, मेरे पास एक मैगजीन होती, तो मैं उनको इतना एंगेज कर लेता कि वो किसी सिविलियन को नहीं मार पाते। गॉट इट। हाँ, क्यों आपको उनको फेस टू फेस नहीं लड़ना, आपको छुप छुप के उनको फायर करते रहना है। क्योंकि ओपन में वो थे, मैं छुप जाता तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती। भाई आपसे बात करके ना टाइम कम निकल गया, पता नहीं चला। जितने क्यूरियस क्वेश्चन थे ना मैंने पूछ लिए। अब मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ रहा हूँ, हमें चाहिए 1000 से ज़्यादा 2.0 के कमेंट्स। अगर इतने कमेंट आए, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा बहुत जल्दी। अब मुझे पता है कि कर ही देंगे, होपफुली 100% कर देंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। सो भाई कोई आखिरी नोट आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो, मुझे देना चाहते हो? आपके लिए तो ये है, थैंक यू फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि मैंने काफ़ी, आई थिंक कि काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें बताई जो शायद मैंने कहीं और नहीं बताई थी। एंड रही बात ऑडियंस की, भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करके आ चुके हैं, तो इट्स हाई टाइम टू रीप द फ्रूट्स। और रही बात व्हेन इट कम्स टू नेशन, बिकॉज आई एम अ सोल्जर, आई विल रिमेन अ सोल्जर थ्रू आउट माई लाइफ। तो ये कि भाई सबसे पहले देश ही आता है, धर्म वरम सब बात की बात है। तो जो इस रियलिटी को जल्दी जान जाएगा उसके लिए उतना ही बेटर है। नहीं तो नीचे खींचने वाले लोग बहुत हैं, ऊपर पुश करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि चूज़ राइट मेंटर्स आगे बढ़ने के लिए। आजकल इन्फॉर्मेशन करप्शन इतना हो चुका है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है, गलत क्या है। सो डोंट गेट डिसीव्ड विद द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यूज़ योर डिस्क्रिशन कि क्या सही है क्या गलत है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, 2.0 नॉर्मल बोरिंग हो जाएगा। अगर ये लिखेंगे चंपा 2.0 उसमें रिवील करेंगे। फिर अगर 1000 आ जाते हैं चंपा 2.0, फिर आप रिवील करोगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ठीक है, चलो ठीक है डन। 1000 बार कमेंट करना है चंपा 2.0, नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगे। थैंक यू सो मच भाई। चलो, थैंक यू। बहुत मज़ा आया भाई आपके साथ पॉडकास्ट करके। एंड जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए फ्री है और हमें उस फ्री से मोटिवेशन मिल जाता है। बस आप एक बटन प्रेस करना है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब ट्रम्प और कमला हैरिस का इलेक्शन चल रहा था तो इंडिया में ना किसी ने प्रिडिक्शन किया था कि कौन जीत सकता है, और वो प्रिडिक्शन एक्चुअली में सच हो गया। उनका नाम था राकेश खतूरिया, और उन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि भारत का नेक्स्ट पीएम कौन हो सकता है। और ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को जानना है, इस वाले पॉडकास्ट पे अभी क्लिक करो, जाके देखो। मैं मिलता हूँ आपसे इस पॉडकास्ट के अंदर।